स्टूडेंट्स, आज का अपना ये छोटा सा सेशन इवोल्यूशन की ही सीरीज में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड होगा, जो नीट के साथ साथ अन्य सभी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने इवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी। पहले हमने पढ़ा था कि इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन किसे कहते हैं, टर्म किसने दी थी, फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है, और इसके अलावा अपन ने थ्योरीज की बात की थी। थ्योरीज में हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था? इवोल्यूशनरी थ्योरीज में हमने एक तो बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। और उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ी? ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, अर्थ के ओरिजिन से अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन से रिलेटेड लगभग हमने कम से कम 3-4 थ्योरीज पढ़ी थी। जैसे कि हमने फादर्स अरेज की थ्योरी पढ़ी थी, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, उसके बाद में हमने स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पढ़ा था। उसके बाद में हम थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की बात करते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा था केमिकल इवोल्यूशन, और उससे पहले हमने थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि अर्थ पर आफ्टर ऑल कैसे लाइफ आई होगी। ठीक है, आफ्टर ऑल कैसे यूनिवर्स बना, कैसे अर्थ के ऊपर लाइफ आई, इनसे रिलेटेड अपन ने सारी थ्योरीज स्टडी कर ली थी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस की। इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस क्या होती हैं? इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस मतलब उद्विकासीय प्रक्रियाएं। ठीक है, प्रक्रियाएं क्या क्या हो सकती है? अपन ने पढ़ा था कॉस्मिक इवोल्यूशन। देखिए, अपन ने कॉस्मिक इवोल्यूशन पढ़ लिया था। कॉस्मिक इवोल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों? हमने कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किसकी बात की थी बताओ? डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और तो इससे रिलेटेड जो थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी, वो हमने पढ़ी थी। उसके बाद में हमने स्टडी की किसकी? केमिकल इवोल्यूशन की। केमिकल इवोल्यूशन पढ़ा, जिसे हमने क्या नाम दिया था? इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ लाइफ। ध्यान रखना, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी नाम से। जो केमिकल इवोल्यूशन था उसको इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं, उसी को मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन भी कहते हैं, और उसी को ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सारे इसी के नाम है। इसमें अपन ने क्या पढ़ा केमिकल इवोल्यूशन में कि किस तरीके से ओशियन में सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, लाइक अमोनिया, लाइक वाटर। ठीक है, कैसे इनऑर्गेनिक से फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, जिसमें मीथेन बना और HCN बना, और इनके आपस में फ्यूजन से, इनके आपस में ऐड होने से लगातार ऐसी रिएक्शंस ओशियन में चलती रही। ठीक है, और बॉडी पूरी किससे मिलकर बनी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। यही तो बेसिक एलिमेंट है, और ये सारे के सारे ओशियन में प्रेजेंट थे। तो मिलियन ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों सालों तक यूवी रेस की प्रेजेंस में, लाइटनिंग की प्रेजेंस में, बारिश की प्रेजेंस में, याद करो टॉरेंशियल रेन, उसकी प्रेजेंस में क्या हुआ? प्रीबायोटिक सूप जिसे ओशियन कहा था, उसके अंदर ये सारी रिएक्शंस चलती रही। एनर्जी कहाँ से मिली रिएक्शंस को? वोल्केनिक इरप्शन से एनर्जी मिलती रही, तो लगातार उनको एनर्जी भी मिलती रही। लगातार एनर्जी मिलने के कारण कुछ कंपाउंड्स बनते रहे और टूटते रहे, और फाइनली कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, उनसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बने जो कैसे थे? कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स बने। कौन कौन से सिंपल मॉलिक्यूल्स? सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड्स बने, लाइक न्यूक्लिक एसिड्स बने। ठीक है, कुछ फैट्स बनी यानी कि फैटी एसिड्स बने, ग्लिसरॉल बनी। ठीक है, तो जो मोनोमरिक सब यूनिट्स थी वो बनी सबसे पहले। कार्बोहाइड्रेट बने, तो जैसे कि जो मोनोसेकेराइड्स थे, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, पेंटोज हुआ, हेक्सोज शुगर हो गई। ठीक है, ऐसे टाइप की सिंपल शुगर्स बनी। फिर बाद में क्या हुआ? ये सिंपल मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, और जुड़ करके इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिए। तो एक जैसे सबसे पहले प्यूरिन और पिरामिडिन बना, तो फिर आपस में ये जुड़ करके एक लंबा पॉलीमर बना लिया, जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA। कार्बोहाइड्रेट्स बने यानी कि मोनोसेकेराइड्स बने, आपस में जुड़कर पॉलीसेकेराइड बना लिया।
अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ऐड होकर के एक लंबी पॉलीपेप्टाइड बना लिया। तो होता क्या है, आगे से आगे स्ट्रक्चर्स बनती गई और फाइनली एक सेल लाइक स्ट्रक्चर बनी होगी। अपने माइंड में आप इन चीज़ों को कॉरिलेट कर पा रहे हो। सबसे पहले कोई इनऑर्गेनिक चीज़ बनी, फिर ऑर्गेनिक बना, फिर ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल बने, फिर वो सिंपल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले गए और कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स उन्होंने बना लिए, और उन पॉलीमर्स से ही हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। अगर लिपिड की बात करें तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना है। फैटी एसिड है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ भी तो नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्या है फैटी एसिड में, और ये सब तो था। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ होता है क्या? ग्लूकोज की बात कर लो, C6H12O6, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। किसी भी शुगर की बात कर लो, ऐसा ही फॉर्मूला मिलेगा। तो ये सब थे, इन्हीं से पहले नॉर्मल एटम्स बने, कार्बन हाइड्रोजन रिएक्शन हुई, CO2 H2O रिएक्शन हुई, फिर कार्बोहाइड्रेट बना, ठीक है। अमीनो एसिड्स की बात कर लो, अमीनो एसिड्स क्या है? दे आर नथिंग बट दे आर कार्बनिक कंपाउंड्स। बीच में कार्बन है, चारों वैलेंसी उसकी कंप्लीट कर दो। एक वैलेंसी पे कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा है, एक पे कोई दूसरा और एक पे कोई दूसरा, और एक पे कोई एल्किल चेन या एक ग्रुप हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? अमीनो एसिड। एक तरफ अमीनो जुड़ा हो और एक तरफ एसिड जुड़ा हो और बीच में कार्बन हो, एक दोनों वैलेंसी कोई भी ग्रुप अलग ग्रुप हो जिसने ऑक्यूपाई कर रखा हो, तो वो एक अमीनो एसिड बन गया। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते गए और पॉलीपेप्टाइड बनती गई। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड बना होगा, पहले प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स बने होंगे। प्यूरिन्स क्या है? प्यूरिन्स में अगर आप कंपोजिशन देखो तो क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और फॉस्फोरस है। अब शुगर वहां पे काम आ रही है, पेंटोस शुगर, तो वो प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ गए, इन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स बना लिया और फिर बड़े पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन गए, जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करने लगे, क्योंकि ये खुद को रेप्लिकेट कर सकते थे। बात समझ में आई इतनी? तो यहाँ पर अपन ने क्या क्या स्टडी करी, इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इवोल्यूशन। इसमें अपन ने देखा था इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बने होंगे। ये लो बच्चों, आई बात समझ? केमिकल इवोल्यूशन, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ यहीं से ओरिजिनेट हुई होगी। कैसे? पहली सेल, फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर यहीं पे बनी होगी, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। बात समझ में आई? तो ये सारे एक ही नाम है, ये आपको माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की आज हम स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले? इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे फर्स्ट सेल लाइक सेल जो स्ट्रक्चर थी ओशियन में वो बनी होगी और उससे कैसे फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बने होंगे। आई बात समझ में? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखो। फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर बनी होगी और उसी से आगे जाके प्रोकैरियोटिक सेल बनी होगी, है कि नहीं बताओ? और उस प्रोकैरियोटिक सेल से ही बाद में क्या बना होगा? यूकैरियोटिक सेल बनी होगी। बच्चों ये जो क्रिया है, ये जो इवेंट है इवोल्यूशन, इट इज ए सिक्वेंशियल इवेंट, इट इज ए डायरेक्शनल इवेंट। कभी भी अपनी मर्जी से नहीं होगा, एक सीक्वेंस में चलेगा। पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स बने होंगे, पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स बने होंगे, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी होगी। ऐसा नहीं है कि पहले कॉम्प्लेक्स आ गया और फिर बाद में सिंपल मॉलिक्यूल बना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने इस थ्योरी में भी देखा, पहले सिंपल चीजें बनी, पहले इनऑर्गेनिक चीजें, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स बने, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर कैसे आपस में रिएक्ट होकर के क्या बना लेते हैं। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की अगर बात करें कि जो मॉलिक्यूल, जो ऑर्गेनिजम्स सिंपल थे वो पहले आए और जो कॉम्प्लेक्स थे वो बाद में आए, उन्हीं से इवोल्यूशन होता गया। ये बात समझ आई? जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम नॉन कोडेटा पढ़े या कोडेटा पढ़े तो एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। जब आप कभी नॉन कोडेटा पढ़ोगे तो सबसे पहले तो हम प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, फिर हम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा,
प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये निमेटीहेल्मिन्थीज होने के बाद में हम पढ़ते हैं एनिलिडा, फिर हम पढ़ते हैं ऑर्थोपोडा, फिर हम पढ़ते हैं मोलस्का, फिर हम इकाइनोडर्मेटा पढ़ते हैं जो हायर नॉन कॉर्डेट्स है, फिर हेमिकॉर्डेटा जो बीच की लिंक है, और फिर हेमिकॉर्डेटा के आगे हम पढ़ते हैं क्या, कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में भी अपन क्या पढ़ते हैं, जो क्लासिफिकेशन बना हुआ है वो अकॉर्डिंग टू जो पहले आया वो पहले है, जो बाद में आया वो बाद में। आप पढ़ते हो मैमल क्लास सबसे लास्ट में पढ़ते हो कॉर्डेटा में, उसके ऊपर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। होमोसैपियन उसके बाद में हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो अब हमसे आने वाले जो होंगे, जो ह्यूमन जो हमसे डेवलप होंगे, जिनके एंसेस्टर हम होंगे आने वाली मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद में, तो फिर इन ह्यूमंस को कहाँ पे रखा जाएगा, अब जो आएंगे वो आगे होंगे हमसे। हम सिंपल है, वो हमसे एडवांस होंगे, हमसे भी ज्यादा एडवांस उनमें कैरेक्टर होंगे। ये बात समझ में आई। तो सबसे पहले हमने पोरीफेरा को रखा या प्रोटोजोआ को रखा या प्रोकैरियोटिक सेल को रखा, तो वो सिंपल थे। सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद में पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा है, कि हम इसको इस क्रम में पढ़ रहे, ऐसा ही है। पहले एक सेल आई होगी, फिर पहले वो एक सेल बाहर से खाना खाती होगी, फिर धीरे धीरे क्लोरोप्लास्ट तो ऑटोट्रोपिक हुई होगी, फिर धीरे धीरे वही सेल के एक क्लस्टर में ऑर्गेनाइज होकर के कॉलोनियल एनिमल बना होगा जो कॉलोनी में रहते हैं, और फिर वही सेल आपस में फ्यूज कर गई होगी और टिश्यू लेवल बन गया होगा, फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। कभी आप किडनी का डेवलपमेंट पढ़ लो किसी भी प्लांट में, किसी एनिमल में, किसी एनिमल की हिस्ट्री में, तो आप क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, किडनी जो है, जो एंसेस्टर थे प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, और जो एडवांस है उनमें मेटानेफ्रिक। कभी ऐसा देखा है कि उनमें मेटानेफ्रिक हो? इवन जब लोअर फाइलम्स में जाते हैं, नॉन कॉर्डेटा में जाते हैं, तो आपको कोई सेल ऑर्गेनली नहीं मिलता, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, या फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ट्यूबुल्स वगैरह मिलेगी जो एक्सक्रीशन का काम करेगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्रॉपर डाइजेस्टिव केनाल होती है, प्रॉपर एलिमेंट्री केनाल, और उस केनाल में अलग अलग ऑर्गन, और सभी ऑर्गन का अलग अलग काम, और उनके कुमुलेटिव इफेक्ट से फाइनली कोई काम कंप्लीट होगा। आई बात समझ में? तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में बेटा क्या पढ़ेंगे, इतना क्लियर हुआ। फर्स्ट सेल आई, फर्स्ट सेल से प्रोकैरियोटिक सेल आई, और प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक आई। इसकी अपन आज बात करेंगे। सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसको बताता है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को बताता है। ध्यान रखना, केमिकल इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ को बताता है कि लाइफ सबसे पहले अपीयर हुई ओशियन में, और इन चीजों के रिएक्शन से सिंपल मॉलिक्यूल बने, और उन्हीं से फिर कॉम्प्लेक्स बने, फर्स्ट सेल जैसी स्ट्रक्चर बनी। तो उसे केमिकल इवोल्यूशन जो लाइफ को बता रहा है कि लाइफ आ गई है। अब लाइफ से स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ है कि एक यूकैरियोटिक सेल तो बन गई है, एक यूकैरियोटिक सेल तो बन गई। अब क्या होगा इस यूकैरियोटिक सेल से, इस यूकैरियोटिक सेल से क्या बनेगा? प्रोटोजोआ बना होगा, पोरीफेरा बना होगा, है कि नहीं बताओ, सिलेंट्रेटा बना होगा, एस्केहेल्मिन्थीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज बने होंगे। उसके बाद में नॉन कॉर्डेटा आ गए होंगे, ये सॉरी कॉर्डेटा आ गए होंगे। ये सब हम किसका लिख रहे थे? नॉन कॉर्डेटा का। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और ये सब किसके हैं? नॉन कॉर्डेटा के। तो आगे मान लीजिए यहां पर मैंने कॉर्डेटा को शो किया है, तो इसके आगे आप देखोगे पीसीज, एम्फीबियन, ठीक है, रेप्टाइल्स, फिर आ जाएंगे क्या? एविज, और फिर आ जाएंगे क्या? मैमल्स। तो ये सीक्वेंस आप इसी तरीके से पढ़ोगे। सेम इसी तरीके से आप इसी से देखोगे प्लांट सेल कि कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिला। आप देखोगे पहले क्या बना होगा, पहले एल्गी वगैरह आई होगी, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो कैसे हाईली एंजियोस्पर्म देखने को मिलेंगे जो सबसे लास्ट में डेवलप हुए होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में देखने को मिलेगी। ओके, तो
क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने के पूरे पूरे चांसेस है देखो, और ये सारी इवेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यूनिवर्स बना होगा, फिर यूनिवर्स में क्या हुआ होगा, फिर केमिकल इवोल्यूशन वाली थ्योरी कि ऐसे बारिश हुई होगी, एनर्जी मिली होगी, कंपाउंड्स बने होंगे, फिर वहां से फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और यही बायोलॉजिकल इवोल्यूशन था कि जो लाइफ आई है वहां से फिर अन्य ऑर्गेनिज्म कैसे बने, प्रोकैरियोटिक और फिर यूकैरियोटिक, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट से ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट कैसे हुआ होगा, कैसे वहाँ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, जिसको हम इसमें स्टडी करेंगे। और फिर आ जाएगा ऑर्गेनिक स्पीशीज तो बन गई, यूकैरियोटिक सेल तो बन गई, लेकिन यूकैरियोटिक से भी आज की डाइवर्सिटी, आज जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, आज जो स्पीशीज, व्हाट इज डाइवर्सिटी, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती है, तो उन स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ, वो क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था। सारे इवेंट जो है एक सीक्वेंस में कंप्लीट हो रहे हैं। इट इज ए सिक्वेंशियल, इट इज ए डायरेक्शनल प्रोसेस, नॉट बाय डायरेक्शनल, इट इज इरिवर्सिबल। ये तो पढ़ा था अपन ने, इरिवर्सिबल वर्ड तो लिखा था। इरिवर्सिबल का अर्थ क्या है कि एक सीक्वेंस में होगा, तो ये बात सेल्फ अंडरस्टूड है, वहीं पे आप नोट कर लेना, ठीक है। इरिवर्सिबल के पास में ही लिख लेना। इरिवर्सिबल मतलब वापस बैक में नहीं जाती, एक स्ट्रेट फंक्शन करेगी, एक स्ट्रेट रूप से आगे की ओर चलती चलेगी, और विच नेवर एंड्स, जो कभी भी खत्म नहीं होती है। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी भी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, ठीक है। बात समझ आई? आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हम किसकी बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट। ये वर्ड सुन के आपको लग रहा होगा व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट। प्रोटो मतलब एक वर्ड है प्रोटो, जैसे हम काम में लेते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, और जोआ मतलब एनिमल्स, जो सबसे पुराने हैं, जो सबसे पहले आए हैं। यहां पर एक वर्ड है प्रोटो मतलब पहले, और बायो मतलब क्या है, बायो मतलब लाइफ, ठीक है। तो प्रोटोबायोन्ट क्या है, प्रोटोबायोन्ट के बारे में एक बात मैं कहने जा रही हूं। फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, अपीयर्ड इन ओशियन। जो पहली सेल लाइक स्ट्रक्चर बनी थी ओशियन में, उसको बेटा अपन ने क्या बोला है, प्रोटोबायोन्ट बोला है। इज इट क्लियर? इसको अपन ने क्या बोला है, प्रोटोबायोन्ट बोला है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर अपन बात करें प्रोटोबायोन्ट बेसिकली है क्या चीज। जब केमिकल इवोल्यूशन हुआ तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने आपस में रिएक्शन करी, और इन्होंने रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कॉलोइडल कंपाउंड बना लिए, छोटे छोटे ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कॉलोइडल कंपाउंड, जो सराउंडिंग से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते थे और एक सेपरेट स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते थे, और इसको एक सेल की तरह, सेल लाइक स्ट्रक्चर माना गया। नॉट ए सेल, एक सेल की जैसा उनको लगा, तो इसको क्या बोला, प्रोटोबायोन्ट इसका नाम रखा। बात समझ में आई? व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट? यहां पर मैं प्रोटोबायोन्ट के बारे में लिख रही हूं, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने इस तरफ लिखा है, इसको कंसीडर करना। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोलॉइडी पार्टिकल बना लेते हैं मिल करके। भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से, वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बने थे, ये जुड़ेंगे, कोलॉइड पार्टिकल बना लेंगे, अपने सराउंडिंग के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और किसी एक लिपिड बाय लेयर की मेम्ब्रेन से ये ढके हुए कैसे लगेंगे, सेल जैसे लगेंगे,
ठीक है, तो आप कहोगे मैम फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर हमने देख ली, और इस फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर को अपन ने क्या बोला, प्रोटोबायोंट बोला। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि ऑपेरिन और हेल्डेन का मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था, कौन सा, केमिकल इवोल्यूशन। तो ऑपेरिन ने अपनी लेबोरेटरी में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म डेवलप किया, सॉरी एक ऐसी फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप किया, और उसको क्या बोला, उसको बोला कोसरवेट। ठीक है, कोसरवेट क्या था बेसिकली, इसने आइडिया दिया, किसने, ऑपेरिन ने, कि ऐसा होता होगा। जो पहली सेल लाइक स्ट्रक्चर बनी थी वो, क्योंकि उस समय तो कोई नहीं था ना, फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं बनी, तो ह्यूमन कहाँ से आया, इवोल्यूशनरिस्ट कहाँ से आए। तो ऑपेरिन ने इन्हीं प्रोटोबायोंट को कोसरवेट नाम दिया, और क्या बताया कि जो पहली सेल लाइक स्ट्रक्चर बनी होगी ओशन में वो ऐसी होगी जैसी मैंने लैब में बनाई है, क्योंकि उनको तो केमिकल इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट कर लिया था लैब में, तो उन्होंने लैब में ही क्या करके देखा, ऐसे करके देखा कि शायद ऐसी कंडीशंस देकर देखी कि जो बन रहा है वो कैसी स्ट्रक्चर बनती है, तो देखा कि ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, अच्छा तो यही वो प्रोटोबायोंट था, और उसका नाम कोसरवेट रख दिया। और ऐसे ही एक प्रोटोबायोंट माइक्रोस्फीयर के नाम से जाना गया, जिसको सिडनी फॉक्स ने डेवलप किया था। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, प्रोटोबायोंट ही है। एक साइंटिस्ट ने इसका नाम कोसरवेट रखा है, और एक साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है क्या, माइक्रोस्फीयर नाम दिया है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो यहां देखिए कोसरवेट क्या है। ऑपेरिन ने क्या किया था, ऑपेरिन 1924 डेवलप ए सेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्ड कोसरवेट, और इसको क्या नाम दिया, इन लैबोरेटरी। ये कैसे हुआ करते थे बच्चों, ये बेसिकली they are made up of protein and carbohydrates. They are made up of protein and carbohydrates. ठीक है, नोट कवर्ड विद, किससे कवर्ड नहीं थे, लिपिड की लेयर से कवर्ड नहीं थे। ठीक है, ये तो हुए कोसरवेट। बच्चों कोसरवेट के कुछ पॉजिटिव फीचर भी थे और कुछ इसके नेगेटिव फीचर्स भी थे। ठीक है, तो जगह भी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके दो फीचर्स थे, कुछ इसके पॉजिटिव फीचर थे, कुछ इसके नेगेटिव फीचर थे, मैं यहीं पे लिख रही हूँ। ठीक है, पॉजिटिव फीचर और कुछ इसके क्या थे, नेगेटिव फीचर। अगर पॉजिटिव फीचर की बात करें तो क्या थी कि ये ग्रोथ कर सकते थे, ग्रोथ कर सकते थे। ग्रोथ कैसे, आसपास के वाटर को एब्जॉर्ब करके अपनी साइज को बढ़ा लेते थे, दे कैन इंक्रीज इन देयर साइज, तो वो ग्रोथ कर सकते थे। ठीक है, दूसरी बात, इनमें मेटाबॉलिज्म भी देखने को मिला, इनमें मेटाबॉलिज्म भी देखने को मिला, तभी तो इनको फर्स्ट सेल लाइक चीज बोला है, क्योंकि ऐसी ही तो सेल होती है। आगे देखो नेगेटिव फीचर क्या थे, एक तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, और इसी के साथ में लिपिड की लेयर से कवर्ड भी नहीं था। लिपिड लेयर की कवरिंग भी क्या थी, एब्सेंट थी। ठीक है, ये भी नहीं थी। तो इसके कारण कोसरवेट कैसा था, आपको समझ में आया, कोसरवेट कैसा था ये समझ में आया। ऑपेरिन ने एक लैबोरेटरी में एक ऐसे फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण किया और बताया कि शायद पहली सेल लाइक स्ट्रक्चर ऐसी होगी, कैसी, कोसरवेट जैसी। और क्या किया, बताया कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बनता है,
और इसके ऊपर लिपिड की लेयर नहीं होती है। इसके पॉजिटिव फीचर भी थे सेल की जैसे, और कुछ सेल जैसे नहीं भी थे। सेल जैसे फीचर क्या थे कि ये ग्रोथ कर सकता था, पानी को एब्जॉर्ब करके साइज को बढ़ा लेता था, सेल की कैरेक्टर है, ठीक है, तो सही माना। फिर मेटाबॉलिज्म भी शो करता है, बहुत स्लो मेटाबॉलिज्म, तो सेल में भी मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये सेल लाइक कैरेक्टर था, तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर हुए। नेगेटिव फीचर क्या था, एक तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, अगर ये सेल लाइक होता, सेल ऐसी होती तो रिप्रोड्यूस तो करती, और एक क्या था कि लिपिड लेयर की कवरिंग भी एब्सेंट थी, ठीक है, तो ये थे कोसरवेट। एक आते हैं माइक्रोस्फीयर, एक आ जाते हैं क्या बताओ, माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर को किसने डेवलप किया, सिडनी फॉक्स ने, ठीक है, तो यहां पर मैं माइक्रोस्फीयर लिख रही हूं। डेवलप्ड बाय सिडनी फॉक्स 1954, सॉरी 1957, ठीक है। मेड इन लैबोरेटरी है कि नहीं बताओ, मेड इन चाइना, लैबोरेटरी, लैबोरेटरी में इनको डेवलप किया गया, वाह। डेवलप इनटू द लैबोरेटरी, ये कैसे थे, कवर्ड बाय लिपिड बाय लेयर, हाँ ठीक है, लिपिड की लेयर से ये कवर्ड थे, और इसके अलावा ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने थे। तो इनके फॉर्मेशन में ये सारी स्ट्रक्चर्स थी, तो इसके भी दो फीचर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बताओ, पॉजिटिव फीचर आ जाएंगे कुछ जो सेल की जैसे थे, और कुछ कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव फीचर आ जाएंगे जो सेल की जैसे नहीं थे। यही तो बात है, पॉजिटिव फीचर यानी कि सेल जैसे थे, तो सेल जैसे थे के फीचर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते थे, इनमें शायद कोई ऐसा मॉलिक्यूल था, रिप्रोड्यूस कैसे, न्यूक्लिक एसिड से बने थे, वो रेप्लिकेट कर पा रहा था, ठीक है ना, तो ये रिप्रोड्यूस कर पा रही थी ये सेल। दूसरी बात करें तो मेटाबॉलिज्म, हाँ बिल्कुल ये मेटाबॉलिज्म भी कर पा रहा था। नेक्स्ट बात करें अगर ग्रोथ की, तो बिल्कुल ये सराउंडिंग के वाटर को एब्जॉर्ब करके अपनी साइज को भी बढ़ा पा रहा था, वाह। और कैरेक्टर बताओ, मोटाइलिटी भी इसमें प्रेजेंट थी, मोटाइलिटी भी इसमें प्रेजेंट थी, ठीक है, लिपिड की लेयर से कवर्ड भी था, कवर्ड भी था। ज्यादा अच्छा कौन सा है बताओ, शाबाश, ठीक है। नेगेटिव फीचर्स की अगर बात करें, अगर किसकी बात करें बताओ, नेगेटिव फीचर की, तो बहुत ही कम थे या फिर अब्सेंट थे, तो मैं यहाँ पे केवल वेरी लेस लिख रही हूँ, ठीक है, वेरी लेस। अब ठीक है, तो सिडनी फॉक्स ने जो डेवलप किया वो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ था। पॉजिटिव फीचर थे, नेगेटिव फीचर बहुत कम थे, बहुत कम। ये रिप्रोड्यूस भी कर पा रही थी, मेटाबॉलिज्म भी थी, ग्रोथ भी थी। आप पढ़ते हो जब शुरू में बायो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि वाई ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, पढ़ते हो, तो आप बताते हो कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, वो ग्रोथ कर सके, वो खुद के जैसी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, यही कैरेक्टर बताओ। इवन वो मोटाइल हो, वो इधर उधर चल फिर सके, उन्हीं को लिविंग बोला था। ये सारे कैरेक्टर पॉजिटिव फीचर्स में आते, क्योंकि उनकी तरह लिविंग बींग्स की तरह, लिविंग सेल की तरह बिहेव कर रहे थे, तो इन्हीं को माइक्रोस्फीयर बोला है। यानी कि प्रोटोबायोंट कोसरवेट हो सकते थे, ओपेरिन के अकॉर्डिंग कोसरवेट होते, और प्रोटोबायोंट माइक्रोस्फीयर की तरह होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सिडनी फॉक्स के अकॉर्डिंग, सिडनी फॉक्स के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में, यानी कि माइक्रोस्फीयर के नेगेटिव फीचर्स बहुत कम थे, तो फिर इसको ज्यादा ऐसे माना जाएगा, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट है डीमर, नाम क्या है, डीमर।
डीमर साइंटिस्ट क्या कहते हैं, दोनों ही कोसरवेट और माइक्रोस्फीयर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कोसरवेट और माइक्रोस्फीयर आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वेसिकल। क्या बनाते हैं, वेसिकल बनाते हैं, और उसे ही हम प्रोटोबायोंट कहते हैं, दोनों को मिला करके हम प्रोटोबायोंट कहते हैं। ये बात डीमर ने बताई थी, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इतना एनसीईआरटी में इतना आपके एक्स्ट्रा नहीं बता रखा है, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जरूरी है बच्चों, सराउंडिंग की चीजें जरूरी है। अब प्रोटोबायोंट पता है, ये पता है और ये पता है, तो फिर बात ही क्या है, दोनों को फ्यूज कर दो, और फ्यूज ही तो है, प्रोटोबायोंट दोनों को ही तो शो किया है अपन ने, है कि नहीं, या तो कोसरवेट या माइक्रोस्फीयर। तो एक एक्स्ट्रा चीज मैं यहां पे लिख रही हूं, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, कौन, डीमर। डीमर के अकॉर्डिंग क्या है, कोसरवेट माइक्रोस्फीयर के साथ में फ्यूज हो जाते हैं और वेसिकल बना लेते हैं, और इस वेसिकल को ही अपन क्या कहते हैं बताओ, प्रोटोबायोंट कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात है। क्या यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों? आपको एक बात मैं बता दूं, थ्योरेटिकल एग्जाम की बात अलग है, थ्योरेटिकल में ऐसी आउटसाइड चीजें नहीं पूछेगा, लेकिन जब ऑप्शनल एग्जाम होती है ना, जब कौन सी ये एमसीक्यूज वाली एग्जाम है, तो वहां पर जैसे 3 ऑप्शन तो आपको पता है और चौथा ऑप्शन किसी ने वेसिकल डाल दिया, तो वेसिकल हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर वेसिकल होती क्या, ये भी तो पता होना चाहिए कि फिर ये क्या होती है, तभी तो आप ओड आउट कर पाओगे। जब आपको ये पता है प्रोटोबायोंट, कोसरवेट, माइक्रोस्फीयर और वेसिकल में क्या फर्क है, सबकी सारी चीजें, वेसिकल तो, अरे वेसिकल तो क्या होगा, दोनों फ्यूज होके बनाती है, और डीमर नाम के व्यक्ति ने बताया था। माइक्रोस्फीयर केवल सिडनी फॉक्स ने बताया था, जिसके इफेक्ट बहुत कम थे। कोसरवेट केवल ओपेरिन ने बताया था, और दोनों ही मिलकर के एक प्रोटोबायोंट फ्यूज होकर के बनाती होगी, जिसे वेसिकल बोला था। तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिन ऑफ इयोबायोंट, अब ये इयोबायोंट क्या बना है, ठीक है, प्रोटोबायोंट पढ़ा आपने। अब प्रोटोबायोंट के ओरिजिन से, प्रोटोबायोंट से फाइनली कुछ ऐसा ओरिजिन हुआ, वो भी एक सेल लाइक स्ट्रक्चर ही थी, और उसे इयोबायोंट बोला। पढ़ते हो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनी, पहले प्रोकैरियोट आए फिर यूकैरियोट आए, वैसे पहले प्रोटोबायोंट आए और फिर इयोबायोंट आए। फर्क क्या था दोनों में? जो प्रोटोबायोंट थे ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बने थे, जबकि जो इयोबायोंट था ये क्या था, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स थे। आई बात समझ में? तो ओरिजिन ऑफ इयोबायोंट की बात करें तो प्रोटोबायोंट से ही इयोबायोंट बने हैं, ये तो बात समझ में आ रही है। प्रोटोबायोंट बेसिकली क्या है, किससे बनते हैं, मेडअप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, साथ ही कौन, प्रोटीन, इन्हीं से तो मिलकर बने थे। और कौन कौन थे प्रोटोबायोंट, कौन थे, एक तो कोसरवेट था और एक कौन था, माइक्रोस्फीयर था। नेक्स्ट इयोबायोंट की बात कर लो। इयोबायोंट जो है वो प्रोटोबायोंट से ही बने हैं इयोबायोंट, बट खास बात क्या है, खास बात क्या है, दे आर मेडअप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। बताओ किससे बने हुए हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से बने हुए होते हैं। ओके, तो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बने होते हैं। क्या आपको याद है, ऐसा कुछ याद है क्या जो ऐसे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हैं, बता सकते हो? ऐसी कुछ स्ट्रक्चर जिसमें प्रोटीन का कवर हो और जेनेटिक मटेरियल हो। हाँ, वेरी गुड। क्या है ये, वायरस, वायरस ही तो है, ठीक है। तो ये कैसे थे, इयोबायोंट कैसे थे, सॉरी, वायरस लाइक स्ट्रक्चर, कैसे थे, वायरस जैसे स्ट्रक्चर थे, ठीक है। ओके,
तो अब देखो यहां पर ये क्या है, ये तो प्रोटीन का कोट है, ये क्या है बताओ, प्रोटीन का कोट है, और ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। बच्चों ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो बात किसकी आ रही है, इयोबायोंट आपको समझ में आया, व्हाट इज प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनते हैं, बाद में इन्हीं से एक और स्ट्रक्चर बनती है जो सेल लाइक होती है जिसे इयोबायोंट कहते हैं। इयोबायोंट में न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बना हुआ होता है, यानी कि न्यूक्लियो और प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन का कवर होगा। तो क्या प्रोटीन का कवर और बीच में न्यूक्लिक एसिड, तो क्या ये वायरस जैसी स्ट्रक्चर नहीं हो गई, तो ये वायरस जैसा स्ट्रक्चर बना, वायरस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ इयोबायोंट में। तो जेनेटिक मटेरियल पे क्वेश्चन राइज होता है कि ये डीएनए होगा कि आरएनए होगा, दोनों में से क्या होगा, ठीक है। यहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या था, ओके, तो तभी मैं इसको लेकर आई हूं मेरे साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वाई आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। यहां पर हम बात करेंगे कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो कौन था, कौन था बताओ, रसोड़े में कौन था, वेरी गुड, तो आरएनए होगा। आ गई बात समझ में, कौन होगा, आरएनए होगा। तो अगर बात करें कि आरएनए क्यों है, वाई, ऐसा क्यों हुआ कि प्रिमिटिव अर्थ पर जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो कौन था, आरएनए था। और ये बात भी ध्यान में रखना, यहां तो वाई पूछा है बट ये ध्यान में रखना, लिख लो इस पॉइंट को भी, आइए ये पॉइंट लिख लेते हैं। RNA was the first genetic material on primitive earth. फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था बताओ, तो वाहे, ऐसा क्यों था, कारण क्या था। नेक्स्ट बात करते हैं कारण की। बच्चों डीएनए और आरएनए अगर दोनों की बात करें, अगर हम किसकी बात करें बताओ, डीएनए और आरएनए अगर दोनों की बात करें तो मुझे ये बताओ दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन है, डीएनए, डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जबकि आरएनए की स्टेबिलिटी कैसी है, स्टेबिलिटी कम है। मुझे बताओ मोर स्टेबिलिटी लेस स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी कम है इसका मतलब क्या है, मेंटेन नहीं कर पाएगा खुद को, भाई मेरी स्टेबिलिटी कम है तो मैं यहाँ ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगी, यही तो होगी ना स्टेबिलिटी। आपकी कम है तो आप ज्यादा देर यहाँ पे बैठ नहीं पाओगे, रिएक्टिव ज्यादा हो जाओगे, कि स्टेबल कम है रिएक्टिव ज्यादा है, रिएक्शन करता रहता है, ये तो इधर उधर घूमता रहता है, स्टेबल नहीं रह पाओगे तो उसे बोलेंगे कि स्टेबिलिटी कम है। तो अगर आरएनए की स्टेबिलिटी कम है इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टेबल नहीं है, और स्टेबल नहीं है यानी कि रिएक्टिव ज्यादा है, और रिएक्टिव ज्यादा है, क्यों है रिएक्टिव ज्यादा, 3 प्राइम OH याद करो, इसी के कारण तो उसको रिएक्टिव बोला था कि उसके पास में 2 प्राइम OH प्रेजेंट है, 2 प्राइम OH, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस था 2 प्राइम पे, यहाँ पर राइबोस पर 2 प्राइम पर भी OH पाया जाता है, रिएक्टिव ग्रुप पाया जाता है, तो ये रिएक्टिव ज्यादा है, रिएक्शंस ज्यादा करता है, यानी कि स्टेबल कम है, रिएक्टिव ज्यादा है, यानी कि चेंजेस इसके अंदर ज्यादा हो पाते हैं, ज्यादा चेंजेस आते हैं, यानी कि म्यूटेशंस ज्यादा होने के चांसेस है। म्यूटेशंस अगर ज्यादा होंगे, म्यूटेशन अगर ज्यादा होंगे तो बेटा क्या होगा, वेरिएशन आएंगे। फाइनली मैंने आपको बताया था, फाइनली वेरिएशंस आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो वेरिएशन आ रहे हैं तो इसका मतलब फाइनली क्या होगा, नई स्पीशीज का ओरिजिन का कारण बनेगा, विच मीन्स इवोल्यूशन, कि एक स्पीशीज से नई स्पीशीज बनेगी। अगर डीएनए होता,
अगर प्रिमिटिव अर्थ पे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता तो इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता इतने, क्योंकि ये तो स्टेबल कंपोनेंट है, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आते, आते तो बहुत कम आते, बहुत कम आते तो बहुत कम स्पीशीज इवॉल्व होती। तो ज़रूरी था कि पहले कौन, और वैसे भी देखो आपने कोई नई नई दुकान खोली है, कोई नया नया बिजनेस सेट किया है, बिजनेस सेटअप किया है, तो आप क्या सारी एनर्जी लगा दोगे क्या? सारा पैसा उसी में लगा दोगे तो फिर आगे चलाओगे कैसे? आप स्टाफ भी हायर करोगे, आप चीज़ों को प्रोडक्ट्स खरीदोगे, उन पे भी पैसा व्यर्थ खराब करोगे, कुछ एक दो बंदों को रखोगे, स्वीपर वगैरह को रखोगे, ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च करोगे। तो आप शुरुआत में जब हम करेंगे तो थोड़ा कम पैसा खर्च करेंगे, पूरी एनर्जी एक साथ नहीं देंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे वहां से पैसा आना स्टार्ट होगा, तब फिर आप उस पर और एक्सपेंडिचर करोगे। बात समझ में आ रही है? आरएनए से प्रोटीन बनेगी अल्टीमेटली, तो केवल ट्रांसलेशन होगा, जबकि अगर डीएनए होता तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती। पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनता डीएनए से, और फिर ट्रांसलेशन होता और प्रोटीन बनती, तो कितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती, और इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इतना ज्यादा स्टेबल है, इससे बढ़िया क्या है? आरएनए है, कम एनर्जी में काम हो रहा है। इसलिए जो पहले आए, जो प्रिमिटिव अर्थ थी, जो पहले जो ऑर्गेनिज्म आए, उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो कौन था? आरएनए था, ठीक है। और आरएनए में ही चेंजेस होने के बाद में फिर क्या हुआ? उसके 2 प्राइम से OH हटा और फिर धीरे धीरे डीएनए बना। तो पहले जो आए उनमें आरएनए था, ये बात समझ में आई? प्रिमिटिव अर्थ पे क्या था? आरएनए था। तो स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करते हैं तो स्टेबिलिटी की बात कर लो। चलो, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है बताओ? मोर स्टेबल। डीएनए कैसा है? मोर स्टेबल। जबकि आरएनए कैसा होगा बताओ? लेस स्टेबल। लेस स्टेबल। ये कैसा है? लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन कम करेगा ना अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो, जबकि ये मोर रिएक्टिव होगा। क्या होगा बताओ? मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसके 2 प्राइम पर OH प्रेजेंट है, रिएक्टिव ज्यादा है। ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा बताओ? रिएक्शंस करेगा। रिएक्शंस करेगा तो चांस ऑफ म्यूटेशन, भाई चांस ऑफ चेंजेस बोल सकते हो। और चेंज क्या है? म्यूटेशन भी क्या है? सडन चेंज है, सडन चेंज ही तो म्यूटेशन है। तो चांस ऑफ चेंजेस, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? म्यूटेशन। इसके चांस क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा होने से क्या होगा? वेरिएशन आएंगे, और वेरिएशन ही इवोल्यूशन का आधार बनती है बाद में जाके, और इन वेरिएशन के कारण ही ओरिजिन ऑफ ए न्यू स्पीशीज, बार बार चेंज आने की वजह से ही बाद में एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं बताओ? इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज बनेगी। आया? बहुत है आसान है बच्चों, बहुत है आसान है। ओके, कोई रॉकेट साइंस है क्या बताओ? नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगर डीएनए होता तो डीएनए से हमें क्या करना पड़ता? ट्रांसक्रिप्शन करवाना पड़ता। अरे भैया ट्रांसक्रिप्शन करवाते तो हमारा आरएनए बनता, और बेचारे फिर आरएनए, अरे भाई टेम्पलेट चाहिए कि नहीं? प्रोटीन बनाने के लिए टेम्पलेट तो चाहिए, और टेम्पलेट आरएनए। तो फिर आरएनए से क्या बनता? आरएनए से फिर बाद में प्रोटीन बनता। आइला, हाउ मच एनर्जी, ओ माय गॉड, इतनी एनर्जी देनी पड़ती, यानी कि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। इस प्रोसेस में हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। आओ इधर की बात करें, इधर की बात करें। क्योंकि आरएनए था, और आरएनए था तो सीधा क्या होगा? आरएनए से ट्रांसलेशन होगा और सीधा क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? वेरी गुड, शाबाश, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। अरे भाई दुकानदारी चलने दोगे कि नहीं चलने दोगे बताओ? पहले ही तुम तो सारी एनर्जी दे दो, दुकानदारी बंद, सिस्टम खत्म, यही चाहते हो?
तो तुम्हारी बात अलग है, ठीक है। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, अरे भाई लेस एंजाइम्स रिक्वायर्ड, एंजाइम्स भी हमें बहुत कम चाहिए, हम तो बस काम चला लेंगे एक बार हमारा धंधा सेट हो जाए, एक बार हमारी नई स्पीशीज ओरिजिन हो जाए, बस फिर तो लाइन लगा देंगे, इतना बिजनेस मैमल्स तक डेवलप करवा देंगे, ठीक है। देखो ये नेचर का बिजनेस है, तुम्हारा नहीं है, खुश मत हो जाओ। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, लेस एनर्जी, ओ माय गॉड, मोर एंजाइम्स, मोर एंजाइम्स रिक्वायर्ड, एंजाइम्स भी ज़्यादा चाहिएंगे और एनर्जी भी ज़्यादा चाहिएगी इधर डीएनए वाले साइड में, ठीक है। आगे कर दे, अब देखो मैं आपको बताने जा रही हूं एक समरी क्या, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इनऑर्गेनिक क्या हुआ, केमिकल इवोल्यूशन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या बना, प्रोटीन बने, लिपिड्स बने, पॉलीसैकेराइड्स बने, न्यूक्लिक एसिड्स बने, यही बने, ठीक है। फिर उनसे प्रोटोबायोंट, फिर इओबायोंट, फिर पहले प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए होंगे, फिर धीरे धीरे एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग हुआ होगा, फिर कौन आए होंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म आए होंगे, कौन से, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, और फिर उनसे फाइनली क्या बना होगा, कोडेटा और नॉन कोडेटा, पहले नॉन कोडेट्स और फिर कोडेट्स। आई बात समझ में। तो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाने वाली हूँ सारे के सारे इवेंट्स को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ होगा बताओ, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लिखना है, बनाना है, मतलब फ्लो चार्ट की फॉर्म में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे। ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सारे के सारे आपस में मिलते हैं, मिल करके क्या बना लेते हैं बताओ, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बना लेते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। कौन कौन से होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, डायरेक्ट अपन इसकी बात कर रहे हैं ना, पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे एक सेल बनती है बच्चों, और उसका सेल लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम क्या था, प्रोटोबायोंट था। इट इज ए फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर, पहली सेल लाइक स्ट्रक्चर थी। प्रोटोबायोंट से आगे कौन आया होगा, क्या इओबायोंट डेवलप हुए होंगे, तो इन प्रोटोबायोंट से आगे कौन बनता है, इओबायोंट बनते हैं। इओबायोंट कैसे थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स बने होंगे। इओबायोंट्स के बाद में बताओ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आए होंगे यूनिसेलुलर जो कि हेटेरोट्रॉफ थे। कैसे थे, हेटेरोट्रॉफ थे, यानी कि ओशियन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे, ओशियन में मीथेन प्रेजेंट था और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, फिर तो ये भी बनी गए थे, तो इन सबको वो खाते थे, हेटेरोट्रॉफ थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बनी होगी। चलो ये बात तो हमने मान ली। तो अब बताओ ये खाना कैसे खाती होगी, तो आप क्या बताओगे, ये कैसी होगी, कीमो हेटेरोट्रॉफ होगी, कीमो हेटेरोट्रॉफ। कीमो हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या है, हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं, विषमपोषी, जो अपना भोजन किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर उनसे कंप्लीट करते हैं। और एक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई पिगमेंट होता है। अरे भाई आप कहोगे कि हमारी मम्मी खुद खाना बनाती है, तो मम्मी अपना खाना खुद बना रही तो ऑटोट्रॉफ है क्या? तुम कहोगे कि मैम हम तो खुद ही बनाते हैं खाना,
तो तुम ऑटोट्रॉफ हो क्या? अरे खाना बनाने की बात नहीं हो रही है, जो सोर्स जिनसे हम एनर्जी लेते हैं वो सोर्स हम बाहर से ले रहे, खुद बना रही हो भले ही, लेकिन सब्जी तो लेकर आ रही हो, या अगर चिकन बिरयानी बना रही हो तो चिकन तो लेकर आ रही हो, है कि नहीं बताओ? अरे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन मैं सिर्फ बात बता रही हूँ, ठीक है, समझ गए? तो हमने क्या किया, हमने अपने फूड के लिए, आप तो उसको चटपटा बना रहे हो फ्राई व्राई करके, ठीक है ना, एनर्जी लेने के लिए आप किस पे डिपेंडेंट हो, या तो प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे, तो आप कैसे हो, हेटेरोट्रॉफ हो। ऐसे मत समझ लेना कि खुद खाना बनाए तो हम तो ऑटोट्रॉफ है, नलायक हो। ऑटोट्रॉफ कैसे हुए? ऑटोट्रॉफ तो तब होते हैं जब कुछ नहीं खाते, बॉडी अपने आप एनर्जी बनाती है, अपने आप। काश तुम में भी क्लोरोप्लास्ट होता, है ना, झंझट खत्म। ये नौकरी के लिए भागते भागते इधर उधर कोई दिखाई नहीं देता, बात समझ में आई? तो अब ऑटोट्रॉफ कौन होंगे? जिनके अंदर ऐसे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिक कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ग्लूकोज बनता है और एनर्जी उनको अपने आप मिलती है। किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड खुद अपने आप उनकी बॉडी में बनता है, अपने आप बनता है, ठीक है, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये हेटेरोट्रॉफ तो थे, अपना भोजन कहां से लेते थे? ओशियन में जो केमिकल्स थे, और केमिकल्स में क्या क्या था? अरे भाई जब तक तो फैट बन गई थी, लिपिड्स बन गए थे, तो ये सब ओशियन में था, तो ये उनको खाते थे। अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, है कि नहीं? तो ये कैसे थे? कीमो हेटेरोट्रॉफ थे। इसके अलावा कैसे थे बताओ? यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर होंगे सबसे पहले। इसके अलावा कैसे थे? डीएनए इनका नेक्ड था, जो जेनेटिक मटेरियल था वो कैसा था? नेक्ड था, यानी कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ था, नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस था क्या? नो न्यूक्लियस। मतलब इस टाइप के ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। अब क्या हुआ बच्चों, इसने क्या किया, ओशियन से ही इसने क्या काम किया, ओशियन से ये न्यूट्रिशन लेने के लगा हुआ है। धीरे धीरे समय के साथ साथ ऐसा परिवर्तन आया, देखो चेंज होता रहेगा। अब क्या रिक्वायरमेंट थी कि फूड चॉइस को बदला जाए। क्यों? इसकी संख्या बढ़ती जा रही है ना, ये सेल बढ़ती जा रही है, तो ये क्या कर रही है, उन रिसोर्स को खा रही है, सब कुछ खा रही है। तो अब क्या जरूरत है कि अपने न्यूट्रिशन को बदला जाए, न्यूट्रिशन को बदला जाए। तो नेचर ने क्या किया, ऑटोट्रॉफ आए कि कुछ में म्यूटेशन हुआ, कुछ ने अपनी एनर्जी खुद से बनाना स्टार्ट कर दी और नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया और फिर वो ही रहे। तो एक नई प्रोकैरियोट में भी कौन से आ गए, जो ऑटोट्रॉफिक थे। लेकिन एनवायरमेंट शुरू से ही कैसा था, रिड्यूसिंग था। प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरमेंट कैसा था, बताया था, रिड्यूसिंग था। प्रिमिटिव अर्थ का पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था, आरएनए था, बताया था। ये बात समझ में आई। अपन ने किसकी बात की है कि देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल आई, केमिकल खा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे केमिकल कम हो रहा है। अब क्या होगा, वही एक एग्जांपल याद करो कि व्हाइट मोथ थे, एनवायरमेंट ब्लू हुआ, ब्लैक हुआ और कोई एक ब्लैक हो गया, यही बताया था। तो यहां पर कोई किसी एक में ऐसा चेंज आएगा जिसने फूड चॉइस चेंज कर ली और वो ऑटोट्रॉफ हो गया। तो जो ऑटोट्रॉफ हुआ तो उसको केमिकल बाहर का नहीं खाना पड़ा, ओशियन का, ओशियन के केमिकल कंपोनेंट्स को वो नहीं खाया, तो फिर क्या हुआ, उसके खुद के ही अंदर ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया कि वो ऑटोट्रॉफ हो गया, ठीक है, खुद ही न्यूट्रिशन खुद का बनाने लग गया। ओके, फोटोसिंथेसिस कर रहा था क्या? नहीं, ऑक्सीजन नहीं थी, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ठीक है, होंगे तो ऑटोट्रॉफ। लेकिन ये कैसे, कहां से एनर्जी लेंगे, जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट था उसको काम में लेंगे। तो आगे देखिए क्या हुआ होगा। इसके बाद की बात जो मैं आपको बताने जा रही हूं, यहां पर मैं लिख देती हूं, नीड टू चेंज फूड हैबिट। है कि नहीं बताओ? धीरे धीरे ये नीड आई होगी, ठीक है। तो फूड हैबिट को चेंज करने के बाद में यहां पर ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए होंगे। एनर्जी कहां से लेते थे? गेट एनर्जी फ्रॉम
इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑक्सीडेशन। इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे उनके ऑक्सीडेशन से ये क्या करते थे, एनर्जी लेते थे। आई बात समझ में? तो फिर ये डेवलप हुए। बच्चों ये देखो, ये अपनी एनर्जी कैसे लेते थे। इसका जो रिएक्शन है वो मैं यहाँ बना रही हूँ। ये देखो, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ये रहा, इसके साथ में ये रिएक्शन कर रहा था, ठीक है ना, और यहाँ से ये बना रहा था, और यहाँ से सल्फर गैस रिलीज हो रही थी। आप समझ जाओगे। ऑक्सीजन कहीं दिख रही है आपको? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कर लेता था और एनर्जी प्राप्त कर लेता था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा आयरन बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे बताओ? आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ओके, शाबाश। हाँ, और इन्वायरमेंट शुरू से ही कैसा है बताओ? शुरू से ही एनवायरमेंट कैसा है? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। ये पूरी रिएक्शंस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में हो रही है। ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? ये घटनाएं, ये इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं बताओ? क्या ये सब पानी में हो रहा है क्या? आज ब्लू है, पानी पानी है कि नहीं बताओ? तो ये लो, ब्लू से बना दिया, ये लो। ये सब बातें कहाँ की है बताओ? पानी की है। अब इनसे फाइनली तो ऑटोट्रॉफिक तो आए हैं, लेकिन कैसे हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक हैं। ये वर्ड लिख लेना, कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब कौन आएंगे? फोटोसिंथेटिक आएंगे। अब ऑटोट्रॉफिक तो आएंगे, लेकिन कैसे? फोटोसिंथेटिक। ये कैसे थे? ये कीमोसिंथेटिक थे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। अब जो आएंगे वो क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ऑर्गेनिजम्स, ये अपना फूड कहां से लेते थे? फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऐसा लिख दो, गेट फूड फ्रॉम, एक सेकेंड, इन लाइट ऑफ सन, सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते थे किसमें? केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया? केमिकल एनर्जी में। और सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, रिएक्शन क्या होती है? यहाँ पे इसकी रिएक्शन बना देती हूँ। रिएक्शन क्या होगी? वाटर ऐड होगा और क्या बन जाएगा? ठीक है, और क्या रिलीज हो जाएगी? ऑक्सीजन, ठीक है। ये रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल कौन है इसके? एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, BGA नाम लिख लेना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। तो ये डेवलप हो जाएगा। इतनी बात आई?
ये लो, धीरे धीरे यहां से एनवायरमेंट बदलने लगा है, धीरे धीरे होले होले आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बनने लगा है कि नहीं बताओ? ओके, धीरे धीरे क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट बनने लगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखिए, इसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूं। आपको क्या करना है? डायरेक्ट एरो लगाना है। जो चल रहा था ना, जो भी चल रहा है उसके आप डायरेक्ट एरो लगा दो और एरो लगा के कंटिन्यू करो। अभी तक पर बैक्टीरिया बन गए। बैक्टीरिया कौन से वाले बन गए? फोटोसिंथेटिक, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया बन गए, जो क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं। जो कंपोनेंट्स है उनको लाइट एनर्जी को लेकर के उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपने लिए क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं, और उन कार्बोहाइड्रेट्स को वो एनर्जी की फॉर्म में काम में ले रहे हैं। इतना काम हो गया। अब क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल से ही प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप हुई, इन्हीं से फाइनली अब क्या होगा? देखो इन्वायरमेंट कैसा होता जा रहा है। इन्वायरमेंट जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जो एनवायरमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये देखो, यहां देखना, एक सेकंड यहां देखना। जब मैंने बताया ये ऐसे होंगे, ये रेस्पिरेशन कैसे करते होंगे? ऑब्वियसली कैसे? अनएरोबिक। ये भी एनारोबिक ही थे, ये भी एनारोबिक थे। धीरे धीरे फिर क्या हुआ? एरोबिक ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा? नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बनने लगा, यानी कि अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म से कौन बनने लगे बताओ? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स बनने लगे। और क्या चेंज आया? और क्या चेंज आया? सबसे इंपॉर्टेंट, ओजोन फॉर्मेशन होने लगा। कैसे? O2 क्या बनने लगा? O3 बनने लगा। O3 क्या था? ओजोन था। ओजोन क्या काम करता है? यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। देख रहे हो आप किस तरीके से चेंजेस आए होंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी हार्मफुल रेडिएशन। देख रहे हो अर्थ का एनवायरनमेंट कैसे एकदम से बदल गया है। एक दिन में नहीं हुआ है, एकदम से नहीं बदला है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, ठीक है। ओजोन फॉर्मेशन हुआ। आगे आप क्या देखोगे? फाइनली प्रोकैरियोटिक सेल से क्या बन गया? यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुई। प्रोकैरियोटिक सेल में आपने क्या देखा था? आपने देखा था डीएनए नेक्ड, आपने देखा नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं था, कोई सेल ऑर्गेनेल भी नहीं थे। बट यहां आप क्या देखेंगे? यहां आप देखेंगे डीएनए
कैसा था? कवर्ड था। जेनेटिक मटेरियल कैसा था? कवर्ड था। कवर्ड होने के साथ साथ में न्यूक्लियस वेल डेवलप था। न्यूक्लियस कैसा था? वेल डेवलप। और क्या प्रेजेंट था? सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप। सेल ऑर्गेनेल्स भी डेवलप हुए होंगे, डेवलप। और इस तरीके से देखते ही देखते क्या हो गया? क्या से क्या हो गया देखते ही देखते, ठीक है। पहले बहुत मासूम थे और क्या से क्या हो गए देखते ही देखते, वही बात है। तो सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप हो गए, लाइक ईआर डेवलप हो गई, लाइक राइबोसोम डेवलप हो गए, लाइक सेंट्रियोल डेवलप हो गया, लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो गए यहाँ पे? डेवलप हो गए। और देखते ही देखते प्रोटोबायोंट, देखते ही देखते केमिकल इवोल्यूशन से क्या हो गया? सब कुछ बदल गया बच्चों। अब वो बात ही नहीं रही जो पहले थी। ये देखो, और ये ओजोन फॉर्मेशन, और ये प्रोकैरियोटिक सेल, और इससे बन गया कौन? कौन बन गया? यूकैरियोटिक सेल। वाह, आ गए मजे? मजे मजे? ओके ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आ जाओ। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का ओरिजिन हुआ, तो प्रोकैरियोट का ओरिजिन, ये वही बात है जो अपन ने पीछे पढ़ी है। अपन ने पहले प्रोटोबायोंट पढ़ा, फिर प्रोटोबायोंट के बाद में अपन किसकी बात कर रहे हैं? मैंने फिर इयोबायोंट के बाद में आपको क्या बताया था? प्रोकैरियोट्स बने थे। प्रोकैरियोट्स कैसे थे? सबसे पहले प्रोकैरियोट्स कैसे बने? अनएरोबिक थे। रेस्पिरेशन कैसे करते थे? अनएरोबिकली रेस्पिरेशन करते थे। न्यूट्रिशन कैसा था? न्यूट्रिशन कीमो हेटेरोट्रॉफ, याद करो, पहले वाला याद करो, कीमो हेटेरोट्रॉफ थे, यूनिसेलुलर थे। डीएनए कैसा था? डीएनए नेक्ड था। अब तो आप यूं ही सॉल्व कर लोगे चुटकियों में, अब थोड़ी बताने की जरूरत है। अरे कुछ बातें लिख लो। ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का ओरिजिन हुआ होगा बाद में। क्यों? क्योंकि अब हमें फूड को चेंज करने की जरूरत पड़ी। धीरे धीरे क्या हुआ? फूड जो रिसोर्स था वो कम पड़ रहा था, तो धीरे धीरे चेंज हुआ और क्या हुआ? ऑटोट्रॉफ बन गए। कौन से ऑटोट्रॉफ पहले आए थे? पहले आए कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ आए, और बाद में फोटो ऑटोट्रॉफ आए। बाद में कौन आए बताओ? फोटो ऑटोट्रॉफ आए। ऑटोट्रॉफ बेसिकली क्या होते हैं? जो खुद, जिनकी बॉडी में अपने आप किसी एनर्जी को कन्वर्ट करके एनर्जी बनाई जाती है, दूसरी एनर्जी, ठीक है। तो सच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड बाय themselves, जो खुद बनाते हैं बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी। इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑटोट्रॉफ बने, और ऑटोट्रॉफ में आपने क्या देखा? दो बन गए। एक तो कीमोसिंथेटिक बने, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? आयरन बैक्टीरिया पढ़ा था, और क्या पढ़ा था बताओ? सल्फर बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया थे वो क्या काम करते थे? वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को काम में लेते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड को काम में लिया था, ठीक है। यूज्ड या यूटिलाइज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड मैक इस तरीके से एनर्जी ले रहे थे। एक आए इन्हीं के साथ में कौन? इनके बाद में आ गए कौन से? फोटोसिंथेटिक, जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ थे। इसके एग्जांपल कौन था? ब्लू ग्रीन एल्गी, बोले तो साइनोबैक्टीरिया। ये क्या काम करते थे? सोलर एनर्जी से लाइट लेते थे। सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी,
और इनको फिक्स कर लेते थे केमिकल एनर्जी। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, यूकैरियोट्स आ गए। और मैंने आपको एक वर्ड बताया था स्टार्टिंग में बताया था, ये देखो वापस बताती हूँ, ये देखो, यहां देखो, ये देखो, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कैसे बनी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने अभी तक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात की है, कैसे क्या क्या चेंजेस आए। और यहां पर बच्चों आप क्या देखोगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ। यूकैरियोट सेल बनी, यूकैरियोट सेल में बनी तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए, डीएनए उसका कवर्ड हो गया, उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस आ गया, उसमें वेल डेवलप सेल ऑर्गेनेल्स आ गए, ठीक है, ये चेंजेस हुए। और फिर उससे फाइनली क्या हुआ, तो ये तो आपने पढ़ ही लिया यूकैरियोट कैसे बना, अभी तो पढ़ा। आगे अपन ने लिखा प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, लास्ट स्टेप। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी की सारी स्टेप्स, ये देखो, ये सारी स्टेप वाटर में हो रही थी, ठीक है। ये एक स्टेप होगी जो कहाँ होगी, ये केवल एक स्टेप होगी जो कहाँ होगी, एयर में होगी। ओजोन बन रहा है ना, ये वाली स्टेप। बाकी की सारी स्टेप आइए नंबरिंग करते हैं एक बार। आइए इधर देखो एक बार, आगे वही लिखा है अपन ने, ठीक है ना। इन्हीं को हमने अलग अलग पॉइंट्स बना के लिख दिया है, इन्हीं को लिखा है, ठीक है। तो ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर इनसे प्रोटोबायोंट बने और फिर इयोबायोंट बने, फिर आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल कैसे थे, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते थे, कीमो हेटेरोट्रॉफ थे। ध्यान रखना, क्वेश्चन एक वर्ड पर क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक लाइक सेल आई थी वो कैसे न्यूट्रिशन लेती थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बताओगे पहले कीमो हेटेरोट्रॉफ आए थे, हेटेरोट्रॉफ में भी कीमो हेटेरोट्रॉफ, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ आए थे, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। तो यहां से लेकर के अपन ने यहां तक की बात की, ये सब रिड्यूसिंग है, यहां जाके ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हुई है, यहां जाके। तो ये पूरा एनवायरनमेंट कैसा था यहां तक, और सारा का सारा एनवायरनमेंट कैसा था बताओ, रिड्यूसिंग था, ठीक है, वहां तक आ गई बात समझ। फिर क्या हुआ, कीमो ऑटोट्रॉफ आए, कीमो ऑटोट्रॉफ से फिर कौन आए बताओ, फोटो ऑटोट्रॉफ आए, ठीक है, 6 स्टेप। फोटो ऑटोट्रॉफ से क्या हुआ, अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म से और एरोबिक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे, ठीक है। तो अपन इसको क्या करें बताओ, 7 नंबर दे दे। 8th नंबर ओजोन फॉर्मेशन हुआ, और 9th नंबर फाइनली प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक डेवलप हुआ। और मैंने आपको बताया था ये तो पूरा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। अब यूकैरियोट से ओरिजिन ऑफ ए स्पीशीज कैसे हुआ, पोरीफेरा, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा कैसे बने, अब वो क्या होगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसको शो करता है, किसको डिफाइन करता है, आप बताओगे ओरिजिन ऑफ लाइफ को या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को डिफाइन करता है। फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ को कौन बताता है, केमिकल इवोल्यूशन बताता है, या इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन जिसको बोला था, या मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन जिसका नाम था, और इसी को ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोल सकते हो। आपको पूछा जाए कॉस्मिक इवोल्यूशन क्या बताता है, तो आप बताओगे यूनिवर्स फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मोस, या बिग बैंग थ्योरी, अब्बे लिमाट्रे, इन सब की बात करोगे। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या होता है, तो आप बताओगे कि केमिकल इवोल्यूशन से जो इनऑर्गेनिक बने थे ऑर्गेनिक, उन्हीं से फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर बनी थी। तो फर्स्ट सेल लाइक तो बनी थी, पर उसमें भी आप देखोगे पहले कीमो ऑटोट्रॉफ आए, फिर कीमो हेटेरोट्रॉफ आए, फिर ऑटो, तो ये सारा का सारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ा है आपने। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किस में आएगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। ओरिजिन ऑफ लाइफ किस में आएगी, केमिकल इवोल्यूशन में। ध्यान रखना, ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये समझ आया, फिर हमने इसकी बात कर ली थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल की ओरिजिन की। तो इतना तो आप समझ गए कि प्रोकैरियोट में क्या क्या चेंजेस आया, न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस वेल डेवलप था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोपोर, वो सारे कंपोनेंट प्रेजेंट थे, तभी तो हमने वेल डेवलप न्यूक्लियस कहा। और इसके अलावा क्या हुआ, चलो लिख लो, यू कैन से
वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट, वेल डेवलप न्यूक्लियस था। और क्या बताओगे? ऑल सेल ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट, सारे के सारे सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट थे। लाइक अभी अपन ने बात की, जैसे कि ER प्रेजेंट हो, जैसे कि गोल्जी बॉडी प्रेजेंट हो, जैसे कि राइबोसोम प्रेजेंट हो, जैसे कि क्या और बताओ, जैसे कि सेंट्रियोल प्रेजेंट हो, ये सारे सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा DNA जो होगा वो पैक्ड होगा, DNA पैक्ड इन न्यूक्लियस, एक स्ट्रक्चर, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में पैक्ड होगा, जो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ये सब तो अपन ने पढ़ ही लिया था। तो आइए अपन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अपन? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें तो मैं यहां पर बनाने जा रही हूं यूकैरियोटिक सेल। बच्चों अपन कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं क्या अपन यूकैरियोट्स है। तो मुझे बताओ कि नॉन कोऑर्डिनेट कैसे है? वो भी यूकैरियोट है, सब यूकैरियोट ही है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आप, एविज, रेप्टाइल्स, मैमल्स, सब के सब क्या है? यूकैरियोट में आते हैं। फिर प्रोकैरियोट में कौन आता है? बैक्टीरिया, है कि नहीं? प्रोकैरियोट में कौन आएगा? ठीक है, और कौन आएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में? हाँ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी होंगे। फिर मल्टीसेलुलर स्टार्ट होगा। प्रोकैरियोट में कौन आएंगे? जिनका न्यूक्लियस कैसा है? जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है या न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियोइड, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, तो यहां से अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहां से मैं कुछ इस तरीके से इसको मार्क कर देती हूँ। यहां पर आप देखेंगे यहीं से बेटा पोरीफेरा बना है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात कर रहे हो ना, यहीं से सिलेंट्रेटा बना है। सीक्वेंस देखना, इसी सीक्वेंस में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फिर कौन आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर कौन आएगा? यानी कि निमेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, फिर कौन आ जाएगा? फिर कौन आ जाएगा? हेमिकोर्डेटा आ जाएगा। फिर यहाँ से कोर्डेट स्टार्ट हो जाएंगे। कोर्डेट में आप पढ़ोगे पीसीस, फिर आप पढ़ोगे एम्फीबियन। पहले पानी में पीसीस आई, फिर एम्फीबियन जो डबल हैबिटाइट्स में थे, फिर टोटली फर्स्ट टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स आए, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, फिर इसके बाद में एवियन आए, और लास्ट में कौन आया? मैमल्स आए। तो बच्चों इस तरीके से फाइनली ये किसको शो कर रहा है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को शो कर रहा है। और इसी यूकैरियोटिक सेल से प्लांट सेल भी बनी होगी। तो इसी से क्या क्या बना हुआ है? इसी से पहले एल्गी बनी होगी, फिर यहाँ पे टेरिडोफाइट्स आए होंगे, टेरिडोफाइट्स, फिर यहाँ पे ब्रायोफाइट्स आए होंगे, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, फिर यहाँ जिम्नोस्पर्म्स, और फिर फाइनली एंजियोस्पर्म्स। इस घटना को अपन क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहेंगे। यहां से यहां तक वाला पार्ट किस में आ जाएगा? नॉन कोऑर्डेटा। और फिर उसके बाद में कौन आया होगा? कोऑर्डेटा आए होंगे। ओके, ये था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आया समझ? बिलियन ईयर्स अगो की बात है। सबसे पहले तो कौन आया होगा बताओ? सबसे पहले तो यूनिवर्स आया है, तो 20 बिलियन। फिर वहां पर ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन, ये भी बताया था। फिर वहां पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ होगा 4 बिलियन। फिर नॉन सेलुलर और फिर सेलुलर। नॉन सेलुलर
3 बिलियन और फिर सेलुलर 2 बिलियन। इसी सीक्वेंस में याद रख लो, सबसे ज्यादा यूनिवर्स सबसे पुराना है, फिर अर्थ है, फिर यूनिवर्स और अर्थ के बाद में 4 3 2, उल्टा चलना है 4 3 2। पहले लाइफ आई होगी, फिर नॉन सेलुलर आया होगा और फिर सेलुलर आया होगा। तो एज इट इज फॉर्म में आप इसको याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट कर दूं, नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हम इवोल्यूशन के एविडेंसेस की बात करेंगे। इवोल्यूशन एविडेंस की अगर अपन बात करते हैं तो भाई इवोल्यूशन हुआ है और ये एक लंबी प्रोसेस है, बहुत पहले से हो रहा है, जब हम थे ही नहीं तब से हो रहा है। तो क्या प्रमाण है आपके पास, क्या सबूत है? कोई नहीं मानेगा आपकी बात को। अदालत में जाओगे सबूत लेके, कोई नहीं मानेगा आपकी बात को। आपको वहां पे प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरे पास ये सबूत है कि इससे हम बने हैं। आप कहोगे हमारे एंसेस्टर बैक्टीरिया है, हमारे एंसेस्टर प्रोकैरियोटिक सेल है, आपको कौन मानेगा भाई? कोई नहीं मानेगा। तो आपको सबूत देने पड़ेंगे। आप क्या सबूत दोगे? आप बताओगे कि इनमें ऐसा होता है, हमारे अंदर भी ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिमिलरिटी है हमारे अंदर, इससे हमें पता चलता है कि शायद ये हमारे एंसेस्टर रहे होंगे। तो वो होते हैं एविडेंसेस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से खूब मिलेंगे आपको, ठीक है। जब मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस बताया था तब भी बताया था यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। इस पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे थे, ठीक है। तो ये एविडेंसेस आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, एविडेंसेस में आप क्या क्या पढ़ोगे? फॉसिल पैलिएंटोलॉजिकल वाले आप सबूत दोगे कि फॉसिल्स से हमें पता लग सकता है। फिर आप बताओगे एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर बता सकते हो, आप बता सकते हो किसके कॉम्पेरेटिव मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बेसिस पर, आप बताओगे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पर, और उनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल थ्रू बायोजियोग्राफी। ये सारे बेसिस हैं जिनके द्वारा आप क्या बता सकते हो। तो इन सब की हम स्टडी करेंगे। इवोल्यूशंस के एविडेंसेस क्या है, सबूत क्या है, क्या प्रमाण है आपके पास कि आप कहाँ से डेवलप हुए हो। अरे आप कहोगे कि मेरे मम्मी पापा ये है, तो ये तो प्रमाण है, उनके मम्मी पापा ये भी प्रमाण है। कोई एक ऐसा आदमी आकर कह दे कि आप हो तो आप नहीं मानोगे ना, लेकिन फिर आपको वो एविडेंस ला कर दे कि ये देखो, तब आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में चले गए बच्चे, समझ गई थी मैं, ठीक है। बात समझ में आई? वन बाय वन हम इनका डिस्कशन करेंगे। पहले हम फॉसिल्स पढ़ेंगे, फिर हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर हम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की बात करेंगे। कॉम्पेरेटिव मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की कंपेयर करके कि भाई ये ऐसा है, मैं भी ऐसा हूँ, भाई 2 आंखें नाक ऐसा ऐसा है, ऐसा उनके भी है, तो मतलब वो हमारे एंसेस्टर होंगे, ठीक है। तो बाहरी आकारिकी और एनाटॉमी, और फिर फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री कि सभी में जीन्स है और सभी के जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, ट्रांसलेट हो रहे हैं, यानी कि सभी लगभग सेम ही से दिख रहे हैं, ठीक है। और फिर आप पढ़ोगे उनका बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अब फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फॉसिल पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। फॉसिल की स्टडी को ही क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। एक वर्ड है पैलियोंटोलॉजी। क्या होता है पैलियोंटोलॉजी? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को अपन क्या कहते हैं बताओ? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और बात करो, फॉसिल क्या होते हैं, डिफाइन करो। व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल्स बेसिकली होते क्या है? दे आर रिमेन्स या इम्प्रेशंस, रिमेन्स या इम्प्रेशंस ऑफ हार्ड बॉडी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जैसे रॉक्स है, तो पहले कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता था तो क्या होगा? उसका इम्प्रिंट, उसका इम्प्रेशन, उसके अवशेष, रिमेन्स मतलब उसके अवशेष, उसके जो हार्ड बॉडी पार्ट थे, जो सॉफ्ट थे, वो तो डिग्रेड हो जाएंगे, गल जाएंगे, वो तो आपको मिलेंगे नहीं इतने सालों बाद। तो जो हार्ड है, जैसे कि टीथ, स्कल, ऐसी चीजें आपको क्या मिलेगी? दबी हुई कहीं पर मिलेगी। जब खुदाई वगैरह की जाएगी तब पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से ये एक रिमेन मिला है, एक फॉसिल मिला है। उसकी फिर आयु पता की जाएगी, उसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी, उसकी एज का पता लगाया जाएगा, और फिर आइडिया मिलेगा कि उसको फिर हम कंपेयर करेंगे आज के मनुष्य से, उसको कंपेयर करेंगे कि अच्छा इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, यानी कि लगभग सिमिलरिटी है, यानी कि अपने जैसा इतने सालों पहले पाया जाता था, यानी कि अपना इवोल्यूशन उस समय शुरू हो चुका था, ऐसा, ठीक है। तो फॉसिल्स बेसिकली होते क्या है? दे आर रिमेन्स
या क्या बोल सकते हैं बताओ, इम्प्रेशन, दे आर रिमेन्स या इम्प्रेशंस ऑफ हार्ड बॉडी पार्ट्स, हार्ड बॉडी पार्ट्स लाइक एक काम करो, लाइक को ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। लाइक जैसे आप टीथ लिख दो, स्कल लिख दो, बोन्स लिख दो, ठीक है। बोनी हार्ड पार्ट्स, विच ऑर्गेनिक मटेरियल get replaced by inorganic material, ठीक है। उनका ऑर्गेनिक मटेरियल होगा जो इनऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, वो हार्ड पार्ट बचे हुए मिलते हैं इन रॉक्स, चट्टानों में ये हमें मिलेंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। तो अब आगे की बात करें, फॉसिल कहाँ मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं। सबसे ज्यादा फॉसिल हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लो, मैक्सिमम फॉसिल्स फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स, मैक्सिमम फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। और इसकी बात करें तो आइए और बात करते हैं बच्चों। आपको ऐसे एक वर्ड मिलेगा पैलियोंटोलॉजी, और इसमें फॉसिल आएंगे, फॉसिल प्लांट्स के भी हो सकते हैं, फॉसिल एनिमल्स के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे वर्ड मिलेगा पैलियो बॉटनी। पैलियो बॉटनी में आप फॉसिल किसके पढ़ोगे, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, फॉसिल ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के फॉसिल्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक आ जाएगा पैलियो जूलॉजी, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के फॉसिल्स पढ़ोगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। फॉसिल्स जो हैं बच्चों, दो टाइप के आपको फाउंड हो सकते हैं। कुछ फॉसिल्स होते हैं जो कि अनअल्टर्ड फॉसिल होते हैं, और कुछ फॉसिल होते हैं जो पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। अनअल्टर्ड फॉसिल्स क्या होंगे, आइए जानते हैं क्या होंगे, बताओ। आइस में या किसी ऐसे आइस में मान लो कि कोई एनिमल है, वो बरीड हो गया, डेथ होने के बाद में वो क्या हो गया, उसमें बरीड हो गया, और बरीड होने के बाद में वो क्या हुआ, अब आइस में वो दबा हुआ है, तो क्या रहेगा, एंटायर पार्ट्स उसके सेव रहेंगे और एज इट इज वो सेव्ड रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वुडी मैमोथ का, जो 25,000 साल पुराना था, बर्फ में दबा हुआ मिला था, और ये लगभग साइबेरिया से हमें मिला था, तो इसको सेव कैसे करें, इसको फिर ठीक है। टेम्परेचर पे रखते हैं। हाँ, तो क्योंकि ये आइस में दबा हुआ था, ठीक है। तो अनअल्टर्ड फॉसिल में आप क्या देखोगे, होल ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म या एंटायर ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट एज ए फॉसिल, ठीक है। समटाइम्स animals are buried in ice and they formed as fossils after very long time. For example, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं किसकी बात करना पसंद करूंगी, वुडी मैमोथ फॉसिल फाउंड फ्रॉम साइबेरिया।
साइबेरिया से हमें इसका फॉसिल मिला और ये क्या काम करता था, ठीक है, लगभग 25,000 ईयर ओल्ड फॉसिल था ये, ठीक है। कुछ फॉसिल होते हैं जो कि पेट्रीफाइड होते हैं, और पेट्रीफाइड क्या होंगे, जो रॉक्स वगैरह में क्या हो जाते हैं, पेट्रीफाइड हो जाते हैं, उनमें चिपक जाते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम फॉसिल कैसे मिलेंगे, पेट्रीफाइड कंडीशन में मिलेंगे। आगे की बात करें, पेट्रिफिकेशन क्या है, समटाइम्स after the death of organisms की डेथ के बाद क्या होगा, they are buried in rocks and their hard parts of organic components are get replaced by inorganic components called petrified fossil। इन्हें अपन पेट्रीफाइड फॉसिल कहेंगे, और दे आर क्या कह सकते हैं, मिनरलाइजेशन मिनरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, वो होंगे पेट्रीफाइड फॉसिल। यानी कि पेट्रीफाइड फॉसिल क्या है, वही फॉसिल है जिनकी अपन ने डेफिनेशन लिखी थी कि इनके हार्ड पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इनके हार्ड पार्ट में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका मिनरलाइजेशन हो जाएगा, और उन्हीं को हम पेट्रीफाइड फॉसिल कहते हैं। जबकि ये कैसे थे, अनअल्टर्ड, जो बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं, जो आइस वगैरह में दब जाने की वजह से पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म ही हमें ऐसा दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल। फॉसिल की एज कितनी है उसके बारे में पता करना है। तो फॉसिल की एज को पता करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो एब्सोल्यूट डेटिंग होती है और एक होता है फॉसिल डेटिंग की जाती है। फॉसिल डेटिंग की जाती है जिसमें दो हैं, एक तो एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। डेटिंग का मतलब ये नहीं है कि फॉसिल के साथ कहीं डेट शेट करने जाओगे ना, कहीं बैठ के खाना वाना खाने कुछ है ना, तो स्केलेटन को लेके मत चले जाना है ना। तो डेटिंग ये वो वाली डेटिंग नहीं है, डेटिंग डेट एज का पता लगाना, ठीक है। तो एक तो होता है एब्सोल्यूट डेटिंग, नाम से ही क्लियर है, एब्सोल्यूट मतलब ये एब्सोल्यूट डेटिंग है, एग्जैक्ट एज बताती है। एब्सोल्यूट डेटिंग बेटा क्या बताती है, इसके द्वारा जैसे कार्बन C14 की डेटिंग की जाती है, ठीक है, C14 कार्बन 14 डेटिंग इसमें काम में ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम लीड जो लेड होता है उसकी डेटिंग काम में ली जाती है, लेड डेटिंग। होता क्या है आपको पता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। तो जैसे यूरेनियम से आपने उसको लेबल कर दिया, धीरे धीरे डीके होता है, हाफ लाइफ होती है इनकी, इनका डीके होता है, यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मुझे ये बताओ कि यूरेनियम अगर ज्यादा है, यूरेनियम अगर ज्यादा लेड के कंपैरिजन में फॉसिल में, तो आपको क्या पता चल जाएगा, यूरेनियम धीरे धीरे लेड में बदलता है, यानी कि फॉसिल न्यू है। और अगर कंप्लीटली लेड में बन चुका होता है और पूरा डीके हो चुका है तो पता चल जाएगा कि जो फॉसिल है वो कैसा है, ओल्ड है। ये इस तरीके से अपन इसका पता लगा सकते हैं। अगर ये कैसा है, ये न्यू फॉसिल है, आई क्या बात समझ में। और अगर लेड ज्यादा हो, सोचो यूरेनियम की तुलना में, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि यूरेनियम का डीके हो गया, लेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ओल्ड था, फॉसिल कैसा था, ओल्ड था। तो रिलेटिवली अपन क्या कर लेते हैं, एब्सोल्यूट डेटिंग कर लेते हैं, सॉरी
नेक्स्ट अपन क्या देख सकते हैं, यूरेनियम। भाई कभी पढ़ा के देखना, फिर पता चल जाएगा। कब से बोल रही हूँ पता है। एक आ जाता है आर्गन, सॉरी पोटेशियम आर्गन डेटिंग, इसको भी काम में लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर डेटिंग की बात करें तो कौन है बताओ, ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, जिसको सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा, मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड कौन सा है, ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, जो कि सबसे ज्यादा क्या है, इफेक्टिव है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, रिलेटिव डेटिंग की। रिलेटिव डेटिंग में क्या करते हैं, रिलेटिवली पता करते हैं। रिलेटिवली कैसे, जैसे मान लो कोई माउंटेन है, ठीक है, ये कोई माउंटेन है, तो सबसे जो लोअर जो इसके स्ट्रेटा होंगे वो सबसे पहले बने होंगे, फिर ऊपर वाले बाद में बने होंगे, ऐसे तो हुआ होगा। तो अब यहां पर अगर कोई फॉसिल मिल रहा है तो वो ओल्ड है, यहां पर मिल रहा है तो, और ऊपर मिल रहा है तो वो कैसा है, रिलेटिवली वो न्यू फॉसिल है। तो लगभग आप रिलेटिवली तुलना करके, रिलेट करके आप पता लगाओगे, ठीक है, फॉसिल न्यू है कि ओल्ड है। अब मुझे बताओ, अगर ओल्ड है और सबसे नीचे तो कैसा होगा, सिंपल होगा, और जो ऊपर है नया है तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी पता लग सकता है। तो यहां पे आप फॉसिल्स का पता लगा सकते हो। आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे नीचे होगा, ये लो मैं बना देती हूं, ये सबसे नीचे है, ये कैसा है, ओल्ड फॉसिल है, और कैसा होगा, सिंपल होगा। ठीक है, ऊपर जो फॉसिल आप देखोगे न्यू होगा, और कैसा देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। तो यहां से यहां तक फॉसिल्स को आप क्या कर सकते हो बताओ, फॉसिल्स को आप पता कर सकते हो। समझ गए, ये होती है रिलेटिव डेटिंग, रिलेटिवली इनकी एज का पता करना। ठीक है, अपन माउंटेन की बात कर रहे हैं, माउंटेन पे अपन ने देखा है, अर्थ क्रस्ट की बात करोगे, अरे जो बहुत नीचे मिलेगा अर्थ क्रस्ट पे, बहुत नीचे, बहुत ही नीचे, तो वो सबसे पुराना होगा। जो ऊपर वाली अर्थ क्रस्ट पे मिल रहा है, थोड़ा सा आपने फावड़ा लेके थोड़ा सा खोदा है ना, और आपको कोई मिल गया, तो आप बताओगे ये तो न्यू फॉसिल है यार, जस्ट अभी बना होगा थोड़े टाइम पहले ही। तो रिलेटिवली आप उनकी एज का पता कर सकते हो। ठीक है, बहुत पुराना है तो सिंपल टाइप के होंगे, आपको पता है सिंपल थे पहले, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी आई है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो ऐसे पता लगा लोगे। तो अपन ने किसकी बात की है, ये माउंटेन की बात की है, तो रिलेटिवली भी अपन इसका पता कर सकते हैं। आगे की बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशंस। सबूत तो आपने दे दिए कि ऐसे ऐसे पता करते हैं, और ये इसको फॉसिल पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन आपने बताई है क्या, आर्कियोप्टेरिक्स। किसके बारे में बताया है, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। आर्कियोप्टेरिक्स इज ए कनेक्टिव लिंक। ये क्या है बताओ, एक कनेक्टिव लिंक है, और इसी के साथ में ये क्या है बताओ, एक मिसिंग लिंक भी है। कनेक्टिव लिंक क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ फीचर्स इसके किससे मिलते हैं, रेप्टाइल्स से, और कुछ किससे मिलते हैं, एविज से। सम ऑफ फीचर्स आर सिमिलर टू रेप्टाइल्स एंड सम ऑफ आर एविज। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक कहते हैं। किस किस के बीच में, कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एविज। मिसिंग लिंक क्यों कहते हैं बताओ, मिसिंग लिंक क्योंकि ये मिस हो चुका है, गायब हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ड्यू टू एक्सटिंक्ट हो जाने के कारण अपन इसको क्या कहते हैं, मिसिंग लिंक कहते हैं। आ गई इतनी बात समझ में। अब अगर बात करें किसकी, आर्कियोप्टेरिक्स की, तो आर्कियोप्टेरिक्स में आप क्या देखेंगे बच्चों, इसका जो फॉसिल था ये कहां से मिला था, एक लाइन में यहाँ पे ऐड कर देती हूँ,
fossil were found from जर्मनी। इसके जो फॉसिल थे वो कहाँ से मिले थे? जर्मनी से मिले थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स के आपके सामने दिख रहा है, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। आर्कियोप्टेरिक्स में क्या थे? कुछ कैरेक्टर तो रेप्टाइल जैसे थे और कुछ कैरेक्टर्स कैसे थे? एविस जैसे थे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेप्टिलियन कैरेक्टर। रेप्टाइल जैसे कैरेक्टर को क्या लिख देंगे? रेप्टिलियन कैरेक्टर। और कुछ कैरेक्टर कैसे थे? एविस जैसे, तो मैं इसको लिख दूंगी एवियन कैरेक्टर। चलो रेप्टाइल के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स की तरह क्या इसमें टेल दिख रही है? टेल, ये देखो टेल। टेल तो लिजार्ड में होती है ना बच्चों, लिजार्ड में होती है ना। अरे यहाँ पे देखो, आप ऐसा करो, ये देखो रेप्टाइल्स डेवलप हुए होंगे पहले। रेप्टाइल्स से कौन आया होगा? एग्जाम्पल जैसे कि लिजार्ड। ठीक है, रेप्टाइल से कौन आया होगा? आर्कियोप्टेरिक्स आया होगा, ये बात समझो। और फिर इसके बाद में कौन आया होगा? एविस, जिसमें कौन आ जाएंगे? कोलंबो वगैरह आ जाएंगे, पीजन जिसको कहते हैं। ये बात समझ में आई? आर्कियोप्टेरिक्स बीच में आया है। तो कुछ कैरेक्टर इससे एडवांस है और उससे कम है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर एडवांस है और कुछ कैसे हैं, अब देखिए। रेप्टिलियन लाइक कैरेक्टर क्या है? इसके पास टेल प्रेजेंट है। टेल क्या लिजार्ड में टेल प्रेजेंट होती है? तो ये एक रेप्टिलियन कैरेक्टर है। तो आप क्या लिखोगे? प्रेजेंस ऑफ टेल, जो कि एक रेप्टिलियन कैरेक्टर था। इसके अंदर अगर आप देखोगे स्टर्नम आपको कैसा दिखाई देगा? स्टर्नम वीक दिखाई देगा। अगर इसके अलावा आप बात करोगे तो ये तो उड़ता है ना, उड़ता है तो इसकी बोन्स न्यूमेटिक होनी चाहिए ना, है ना, खोखली होनी चाहिए, होलो होनी चाहिए, न्यूमेटिक होनी चाहिए। लेकिन इसकी बोन्स कैसी थी? नॉन न्यूमेटिक थी। कैसी थी? नॉन न्यूमेटिक थी बोन्स, जबकि कैसी होनी चाहिए थी? न्यूमेटिक होनी चाहिए थी। तो कुछ कैरेक्टर ही किसके शो कर रहा था और कुछ किसके शो कर रहा था? ठीक है, इसके अलावा देखो आपको टूथ बिक दिख रही है, बिक, और इस बिक के अंदर देखो आपको टूथ दिख रहे हैं। और टूथ क्या बर्ड्स में टूथ होते? नहीं होते, रेप्टाइल्स में होते। तो ये भी एक कैरेक्टर किसका था? रेप्टाइल का था, टूथ प्रेजेंट। तो जो टूथ प्रेजेंट है तो ये किसका कैरेक्टर हुआ? रेप्टाइल्स का कैरेक्टर हुआ। एवियन कैरेक्टर की बात कर लो। जो फोर लिम्ब थे, फोर लिम्ब वो किस में कन्वर्ट हो गए? लिजार्ड के जो फोर लिम्ब है, ये फोर लिम्ब किस में कन्वर्ट हो गए? विंग्स में कन्वर्ट हो गए। एविस की तरह दिख रहा है ना, एकदम पंख दिख रहे हैं आपको। तो आप कहोगे फोर लिम्ब कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो गए? विंग्स। हाइंड लिम्ब की बात करें बच्चों, जो हाइंड लिम्ब है ना, हाइंड लिम्ब, इस हाइंड लिम्ब में क्या हुआ है? ये देखो ऐसे हाइंड लिम्ब प्रेजेंट है। ये देखो टहनी पे ये कैसे बैठा है, सेम कैसा है? ये बर्ड्स जैसा पैटर्न है। हाइंड लिम्ब में भी जो चेंजेस आए वो कैसे थे? एकदम बर्ड जैसे थे। ठीक है, तो हाइंड लिम्ब मॉडिफाइड, हाइंड लिम्ब मॉडिफाइड एज एवियन पैटर्न। जैसे एविस का पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न में हाइंड लिम्ब भी क्या हो गए? मॉडिफाई हो गए। ठीक है, इसके अलावा आप क्या देखोगे? बीक दिखाई दे रहा है क्या आपको? प्रेजेंस ऑफ बीक, बीक प्रेजेंट है, चोंच प्रेजेंट है। और ये चोंच तो किस में पाई जाती है? चोंच तो आपको, हाँ, एवियन कैरेक्टर्स को शो करेगा। और क्या एवियन कैरेक्टर शो हो रहा है यहाँ पे? प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ये सारे के सारे कैरेक्टर। यहाँ पे देखो बीक है, बीक किसका कैरेक्टर है? एविस का। लेकिन बीक में टीथ है, ये किसका कैरेक्टर है? रेप्टाइल्स का। पूछा जाएगा टीथ का होना किसको शो करता है? एवियन कैरेक्टर, रेप्टिलियन कैरेक्टर, ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। विंग का होना ये तो पता ही है, विंग का होना मतलब पक्षी को शो कर रहा है, एविस को शो कर रहा है। तो विंग, क्ला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्ला प्रेजेंट है। विंग मॉडिफाई तो हो गए, लेकिन यहाँ पे विंग क्ला प्रेजेंट है, जो किसको शो कर रहे हैं?
रेप्टिलियन कैरेक्टर को। फिर हाइंड लिम्ब सेम उन्हीं की तरह, किसकी तरह, बर्ड्स की तरह। और एयरफॉइल विंग विद काउंटर फीदर एवियन कैरेक्टर है। यहाँ पर ये देखो ऐसे फीदर्स होते हैं बर्ड्स के। इसके अलावा लॉन्ग टेल विद मेनी वर्टिब्री, जो कि किसका कैरेक्टर था, बहुत सारी वर्टिब्री है और एक लंबी टेल है, जो किसका कैरेक्टर था, रेप्टिलियन कैरेक्टर था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ टेल विद वर्टिब्री किसका कैरेक्टर हुआ, रेप्टाइल्स का कैरेक्टर हुआ। तो इन कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, मिसिंग लिंक क्यों कहा, कनेक्टिव लिंक क्यों कहा, कौन से कैरेक्टर है जो रेप्टाइल जैसे है और कौन से कैरेक्टर है जो एविस जैसे हैं। पंखों का होना, हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब का चेंज होना, बीक का होना और साथ ही न्यूमैन क्या होना, फीदर्स का होना, ये सारे के सारे कैरेक्टर एविस के, बाकी के रेप्टाइल्स के। तो पहला एविडेंस हमने प्रस्तुत किया। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, एक लिविंग रिलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मॉडर्न क्रोकोडाइल्स, ठीक है, और यहाँ आर्कियोसोर्स लिखा हुआ है, एंसेस्ट्रल ग्रुप ऑफ डायनासोर, जिसमें क्रोकोडिलियन और बर्ड्स आते हैं, आर्कियोसोर्स, ठीक है, जो एंसेस्ट्रल थे। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना कुछ याद नहीं करना है। ये डायग्राम मैंने केवल इसलिए दिखाया है आपको, ये देखो बायपेडल लोकोमोशन हुआ और धीरे धीरे बायपेडल लोकोमोशन से ये देखो बायपोडल कार्निवोर डायनासोर थे, ट्रोडोन ट्रीडोन इनका वो नाम है, एंसेस्ट्रल बर्ड है, ठीक है। यहां से देखो ये आपको एंसेस्ट्रल बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो लगभग आपको पता लग रहा होगा कि किस तरीके से ये बना है, ठीक है। और यहां से फिर क्या बने, मॉडर्न बर्ड्स बने, एविस। तो वहां पर ये रेप्टाइल थे और यहां पर ये कन्वर्ट हो गए किसमें, मॉडर्न बर्ड्स में। और ये जो है ये क्या हो गया, एक कनेक्टिव लिंक हो गया और ये आर्कियोप्टेरिक्स था, ठीक है। आप देख रहे हो इसके पंख देख रहे हो, ये देखो बीक है और बीक में यहाँ पे टीथ है। तो याद कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ आपको मेमोराइज रहे, इसलिए मैं ये डायग्राम लाई हूँ आपके लिए। सेकंड एविडेंस आ जाता है हॉर्स का। हॉर्स का एविडेंस हमें क्या बताता है, हॉर्स का एविडेंस हमें बताता है, देखो हॉर्स का डेवलपमेंट जो हुआ है, पहले डॉग लाइक था, ठीक है, फिर शिप लाइक हुआ, फिर डंकी लाइक हुआ, फिर पोनी आया और लास्ट में हॉर्स डेवलप हुआ। तो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में था। तो फॉसिल्स इनके मिलते गए, तो ये भी एक फॉसिल एविडेंस है, ठीक है। इनके नाम अलग अलग थे। सबसे पहले देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हाइरेकोथेरियम, ठीक है, ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। मीजोहिप्पस आया, मैरीहिप्पस आया, प्लियोहिप्पस आया और एक्वस आया, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो क्या क्या नाम थे। सबसे पहले आ जाता है कौन सा, ईओहिप्पस, इससे भी पहले आता है ना ईओहिप्पस, ठीक है। फिर आ जाता है मीजोहिप्पस, फिर आ जाता है मैरीहिप्पस, फिर आ जाता है प्लियोहिप्पस और फिर आ जाता है इक्वस, ठीक है ना, इक्वस, EQUUS। ये मॉडर्न हॉर्स है, ये जो है ये मॉडर्न हॉर्स है बच्चों, ये मॉडर्न हॉर्स है, ठीक है। ये रहा इक्वस टुडे, ठीक है। ये पहले ऐसे था, पहले ये डॉग लाइक था, फिर ये शिप लाइक हुआ, फिर ये डंकी लाइक हुआ, फिर पोनी और फिर लास्ट में आता है मॉडर्न हॉर्स। इस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट था, फिर धीरे धीरे ये क्या हुआ, मैरीहिप्पस 35 मिलियन ईयर अगो, और फिर फाइनली यहाँ पर इक्वस टुडे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यही दिखाया गया है मीजोहिप्पस की पहले ये ऐसा था, फिर ये ऐसे कन्वर्ट हुआ, फिर ये ऐसे कन्वर्ट हुआ और फाइनली टोटली क्या हुआ, हुप बन गया, कंप्लीट कवर होके, ठीक है। तो ये इस तरीके से फाइनली इसका डेवलपमेंट हुआ है। आपको याद क्या रखना है, ये सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है। ओ मिस मैरी प्लीज सॉल्व द इक्वेशन, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, ऐसे याद किया हुआ है। तो ईओहिप्पस, ओ ईओहिप्पस याद रखना है, फिर मिस मीजोहिप्पस, मैरी क्या होगा मैरीहिप्पस, प्लीज सॉल्व द इक्वेशन, तो सॉल्व प्लीज आएगा प्लियोहिप्पस और फिर आ जाता है क्या, इक्वेशन मतलब इक्वस, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में याद रख लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी किसके एविडेंस थे, फॉसिल एविडेंस थे। तो बच्चों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है, आगे का हम नेक्स्ट पढ़ेंगे
और अभी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है, पास्चर ने डिसअप्रूव किया था किसको? स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। कैसे कर पाया? क्योंकि वह भाग्यशाली था इसलिए? ही वॉज लकी मैन? नहीं। आगे क्या है ये देखो, ऑफ द क्लीन सराउंडिंग ऑफ हिज लेबोरेटरी, क्योंकि वो लेबोरेटरी को साफ सुथरी रखता था? नहीं। क्या ऑफ द फैक्ट ऑफ सैंपल ऑफ ईस्ट टेकन हिम वॉज डेड, उसने जो सैंपल लिया था, जो ईस्ट लिया था वो डेड था? क्या ये कारण था? नहीं। कारण तो क्या था कि उसने एक श्वान नेक वाले जैसा फ्लास्क लिया था, ये कारण था। कारण तो यही था ना। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? ही वॉज इंजीनियस। इंजीनियस मतलब चालाक होना, चतुर होना, कि उसने ऐसा कुछ क्रिएट किया, ऐसा। इंजीनियस इन ड्रॉइंग आउट द नेक ऑफ द ग्लास फ्लास्क, ग्लास फ्लास्क की नेक इसने बनाई और प्रोवाइड एक्सेस टू एयर, जिसमें एयर तो जा पाई बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ट्रैप हो गए, आगे नहीं पहुंच पाए। ठीक है ना, यही कारण था कि उसको सक्सेस मिली। अगर वो सीधा वाला फ्लास्क काम में लेता तो क्या होता? माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को मिलती, लेकिन उसमें नहीं मिली। तो क्या हुआ कि एयर तो जा सकी, लेकिन जो एयर लिडन डस्ट पार्टिकल थे, जिसमें जर्म लिडन थे, वो क्या हुआ? वहीं पे ट्रैप हो गए, आगे नहीं पहुंच पाए, तो माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या हुआ? गलत साबित हुआ। कि आप क्या कह रहे थे कि ऐसा होता है, नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं बना। क्यों नहीं बना? इस वजह से डिसअप्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ऑर्गेनिक कंपाउंड वर द बेसिस ऑफ लाइफ। ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था, किसने परफॉर्म किया था, जिसने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो जीवन का आधार है? किसने बताया था? मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। कैसा एक्सपेरिमेंट किया था? मिलर एंड यूरे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओपेरिन और हेल्डेन ने थ्योरी बताई थी और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने पूछा है कि एक्सपेरिमेंट किसने किया? किसने किया था एक्सपेरिमेंट? मिलर एंड यूरे ने किया था। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, इनिशियल ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ वर मोर लाइक प्लांट्स। इनिशियल ऑर्गेनिज्म प्लांट्स जैसे थे, क्यों? कारण क्या था? क्या ये प्लांट की तरह सिंपल थे? नहीं। क्या ये प्लांट की तरह अधिक थे? नहीं। क्या ये सभी कारण आएंगे? नहीं। क्या ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते थे? बिल्कुल। आंसर ये कैसे आया, समझ में आया? अरे ऑटोट्रोफ आए थे कि नहीं आए थे? तो क्या वो इसलिए प्लांट की तरह थे क्योंकि वो सिंपल थे? नहीं, प्लांट्स तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, है कि नहीं? क्या वो इसलिए थे कि प्लांट संख्या में ज्यादा है? नहीं, ये भी कारण नहीं था। तो कारण क्या था कि हाँ वो फोटोसिंथेसिस करते थे, वो ऑटोट्रोफ थे। याद करो, सारा इवेंट कीमो हेटेरोट्रोफ आया, फिर ऑटोट्रोफ आया, है कि नहीं? क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ थे। न्यूक्लियोप्रोटीन गेव मोस्ट प्रोबेबली साइन ऑफ, किसका साइन देता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का बनना किसका साइन था? क्या सॉइल बनने का साइन था क्या? नहीं। अमीनो एसिड बनने का साइन था? शुगर का था? नहीं था। किसका साइन था? लाइफ बनने का साइन था। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैव फर्स्ट इवॉल्व। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ इवॉल्व हुए होंगे? डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ में हैव बीन। बताओ डायरेक्शन क्या रही होगी? तो सबसे पहले कौन से बने होंगे? इतना क्या टाइम लगा दिया भाई, है कि नहीं? बताओ। ओके ओके, बिग बैंग थ्योरी बताओ किससे रिलेटेड थी? ओके, है कि नहीं? अब तो बोल दो यार। नेक्स्ट बताओ। अर्थ, अरे अर्थ बता दो यार, ये तो कोई भी बता देगा, ठीक है ना? और ये यूनिवर्स का है ना? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द ओपेरिन लाइफ ओरिजिनेटेड। ओपेरिन के अकॉर्डिंग लाइफ कहाँ से आई है? सेल्फ रिप्रोडक्शन से आई है क्या? नहीं। क्या गॉड की इच्छा से आई है? नहीं, ये तो फादर सुआरेस थे। नन ऑफ दीज तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन मड। अरे हाँ, सनलाइट आ रही थी, मड आ रहा था, यही तो ओपेरिन ने बताया था। ठीक है, ओपेरिन और कौन था साथ में?
ऑपेरिन और हेल्डेन जिन्होंने क्या बताया था, केमिकल इवोल्यूशन बताया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि सनलाइट आ रही है, यूवी रेडिएशंस मैंने बताई थी, लाइटनिंग मैंने बताई थी, बारिश मैंने बताई थी, सारी चीजें बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा यही होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट बताओ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखा है, ऑपेरिन ने लिखा है, ध्यान रखना। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखा था, डार्विन ने लिखा था। और पहला ही ऑप्शन कौन है, डार्विन है। तो बच्चे क्या करके आएंगे, मैम ये तो एकदम सही है मेरा, माइनस करके आ जाएंगे आंखें बंद करके। केमिकल इवोल्यूशन, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन और ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये 4 नाम इधर कोने में लिखे हुए थे अभी, ठीक है ना। तो ये याद रहना चाहिए। ऑरिजिन ऑफ लाइफ टुक प्लेस इन, कहाँ हुआ था लाइफ का ओरिजिन, माउंटेन्स पे हुआ था क्या। आपको माउंटेन पसंद है तो क्या माउंटेन पे हो जाएगा क्या, या जमीन पे या हवा में, अरे पानी में, ब्लू है पानी, पानी, ठीक है। नेक्स्ट ये मिनी मॉक के लिए कुछ क्वेश्चंस है, ये सॉल्व करते हो क्वेश्चंस आप। ओके, ठीक है। So students, if you like our effort and our content, be a part of our beautiful family. Thank you so much for watching. All the very best.